हेलो, मेरा नाम आशुतोष निराला है और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं मोशन ऑफ इक्वेशन से जुड़े ढेर सारे न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो अगर मैं पिछले लेक्चर की बात करूं तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में समझा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, इसमें हमें किन पॉइंट्स को ध्यान रखना होता है और मिस्टेक होने की चांसेस क्या होती है। ये सारे बातें हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके थे और वहां पे एक न्यूमेरिकल के साथ समझा भी था कि इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग अप्लाई आखिर कैसे करते हैं और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था कि आगे आने वाले चैप्टर्स को आपको अगर बहुत ही अच्छा करना है तो इक्वेशन ऑफ मोशन को उतनी ही अच्छा आपको करना पड़ेगा, तभी आने वाले चैप्टर आपका बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो हम पूरी तरह से उसमें कोशिश करेंगे, बिल्कुल भी डाउट आपका ना रहे। और यहाँ पे हम ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, तो उसी का हम लोग सेकंड एग्जांपल के बारे में आज देखने वाले हैं कि हमें इक्वेशन ऑफ मोशन में और किन किन पॉइंट्स के बारे में देखें याद रखना पड़ सकता है, उसमें क्या मिस्टेक हो सकती है। ये सारे पॉइंट्स को हम इस न्यूमेरिकल के थ्रू समझने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इस वाले न्यूमेरिकल्स में 10 पार्ट्स है। तो अब मैं जितना इस न्यूमेरिकल में जो भी कंसेप्ट होगा, जितने सारे मिस्टेक्स होंगे, सारे के सारे इसी 10 पार्ट्स के थ्रू हम उस सारे डिस्कस कर लेने वाले हैं। तो इस न्यूमेरिकल्स को आप अगर अच्छे से समझ जाते हैं तो आप ऐसा मान के चलिए इक्वेशन ऑफ मोशन को आप लगाना बिल्कुल सीख जाएंगे, बिल्कुल भी कहीं डाउट नहीं रहेगा। क्योंकि यहाँ इसमें जितने सारे पार्ट्स आपको दिख रहा है, इससे ज़्यादा तरह के पैटर्न आपको कभी इक्वेशन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। यानी जितने पार्ट्स यहाँ पे देख रहे हैं, हमेशा हर एक क्वेश्चन में आपको इसी पार्ट्स में से किसी न किसी पार्ट्स को कैलकुलेट करना पड़ सकता है। समझ में आया? यानी हर एक क्वेश्चन यही सभी पार्ट से मिलकर कभी ना कभी बना ही होगा। यानी इस 10 पार्ट को अगर हम निकालना अच्छे से सीख जाते हैं, इसका मतलब है कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना सीख चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके अच्छे से एकदम डायग्राम के थ्रू, वो जिस बात की हम बात करते हैं ना, फील आना चाहिए, उस लेवल तक जा करके हम इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आप सबसे पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। अब चलिए हम लोग सीखते हैं कि आखिर इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किस तरह से करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में समझा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन में जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, सबसे पहले आप डायग्राम बना लें, क्योंकि आप डायग्राम बनाएंगे तभी आप इक्वेशंस को अच्छी तरह लगा पाएंगे। अगर आपने पिछले वीडियो देखा होगा तो वहां इतना तो जरूर ही समझ गए होंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन हम कब यूज करेंगे, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। चलिए ये तो उसका रूल हो गया, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता था कि जब भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई 2 पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन जो भी हम 3-4 जो भी सीखे थे कि s = ut + ½ at², v = u + at, v² = u² + 2s, यही 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोगों ने मेजर फॉर्मूले देखे थे, जिसका यूज हमेशा किसी न किसी 2 पॉइंट के बीच में होता है। क्योंकि उसमें देखिए u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी था और v का मतलब फाइनल वेलोसिटी था। यानी अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी है, इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट भी होगा। और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट होगा, इसका मतलब क्या हुआ, 2 पॉइंट होगा ना। यानी इक्वेशन ऑफ मोशन का हमेशा यूज कब होता है, जब 2 पॉइंट, आप कोई ना कोई तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा आपको, तभी उसके बीच में आप इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं। समझ में आया? यानी इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करने से पहले आपको वो 2 पॉइंट सिलेक्ट करना होगा जिस पॉइंट के बीच में आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने वाले हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्वेश्चन को सोल्व करने में। समझ में आया? तो हम उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसको सबसे पहले डायग्रामेटिकल व्यू देते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा यही बात करते हैं कि अगर आप डायग्राम अच्छे से बना लेते हैं, इसका मतलब है कि क्वेश्चन 60% तो सोल्व हो चुका है, बस 30 to 40% के लिए आप थोड़ा बहुत उसमें कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। आप समझ सकते हैं सीधा क्या बोला गया है कि एक पार्टिकल है जिसको 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ यहां से ऐसे फेंका गया है। समझ में आया? तो उसके बाद हमें जो भी 10 पार्ट्स यहाँ लिखे हुए थे उसका कैलकुलेशन करना है। बस सिंपल क्वेश्चन में आपको यही दे रखा है, जहां पे दे रखा है कि जी की वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले। ये जी वही जी है जो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ होता है। समझ में आया? तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। तो अगर डायग्राम हम बनाएं तो मान लीजिए इनिशियल में पार्टिकल कोई यहाँ पे था। समझ में आया? और इस पार्टिकल को हमने ऊपर की तरफ कितना वेलोसिटी दिया है, 20 मीटर पर सेकेंड इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया? तो जैसा लिखा है एग्जैक्टली वैसे आप डायग्राम, जैसे आप देखिए, जैसे पार्टिकल को फेंके तो माइंड में ये 3D डायग्राम चलना चाहिए आपके क्वेश्चन को पढ़ते समय ही, कि अच्छा पार्टिकल को हमने ऐसे फेंका, पार्टिकल ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर रिटर्न नीचे आ जाएगा। समझ में आया? इसी चीज को हमें इस डायग्राम के थ्रू दिखा देना है, सिंपल। तो ये ऊपर कितना वेलोसिटी से फेंका गया है, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जैसा गिवन है वैसा हमने ड्रॉ किया। अब हम ऊपर की डायग्राम ऊपर खुद ही ऑब्जर्वेशन से ड्रॉ करेंगे कि पार्टिकल ऐसा जाएगा
और एक पॉइंट यहाँ आएगा जहां से पार्टिकल क्या होगा, रिटर्न नीचे की तरफ होगा या नहीं होगा। फिर यहां से पार्टिकल इस तरह से नीचे की तरफ रिटर्न होगा और जहां से फेंके हैं उसी पॉइंट पे रिटर्न आ जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? मान लीजिए इस पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे नीचे की तरफ होगा, क्योंकि अब पार्टिकल किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है। मान लीजिए हमने यहाँ पे देखिए पिछले क्लास में हमने बात भी किया था कि हमने इस पॉइंट को ए नाम देंगे, इस पॉइंट को बी नाम देंगे, और जिस पॉइंट पे फाइनली आया है इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, सी नाम देंगे। लेकिन वहां पे एक चीज हमने समझा था कि ए और सी पॉइंट जो है, यानी ए पॉइंट कॉमा सी पॉइंट जो है वो कैसा पॉइंट है, कोइंसाइड। और कोइंसाइड का मतलब हम लोगों ने समझा था क्या होता है, एक के ऊपर एक। समझ में आया? यानी ए और सी पॉइंट जो है वो एक ही पॉइंट है, हमने बस इसका नाम अलग अलग इसलिए दिया है ताकि हम इक्वेशन लगाते समय अच्छे से समझ पाए। समझ में आया? यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप यहां से फेंकेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को यहां पे फेंकेंगे फिर वापस कहां आया, हाथ से फेंके से हाथ पे ही वापस आया ना। देखिए ऐसे गया फिर वापस यहां पे आ गया, यानी जहां से फेंके थे वहीं पे वापस आ गया। तो ये डायग्राम वही है कि हमने यहां से पार्टिकल को इस पॉइंट से ऐसे फेंका, ये ऊपर गया फिर वापस इसी पॉइंट पे आ गया। लेकिन हमें इक्वेशन लगाते समय हो सकता है इस पॉइंट को दो बार किस तरह से यूज करेंगे, इसी के लिए हमने समझने के लिए अलग अलग लिख दिया। लेकिन ए और सी पॉइंट जो है वो एक ही पॉइंट है, बस हम समझने के लिए अलग अलग किया है। कंसेप्ट क्लियर है? तो देखिए अभी हम चीजों को डिटेल में इसलिए समझ रहे हैं, छोटी सी छोटी बात को, क्योंकि यही छोटी छोटी प्रॉब्लम मिल करके आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर देता है। तो हम कोशिश यही करेंगे एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की चीजों को समझ ले, ताकि छोटी सी छोटी गलतियां हम ना करें। क्योंकि अधिकतर क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट हर एक चीज पता होता है कि क्या करना है, लेकिन एग्जाम में प्रेशर होता है, वहां जल्दी जल्दी के चक्कर में छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, -1 होता है या -2 होता है। तो आप अगर सीखने के बाद माइनस नंबर ला रहे हैं, उससे तो अच्छा है कि नहीं सीखे। समझ में आया? तो हम इस तरह से हर एक चीज को सीखेंगे, यानी मिस्टेक कम से कम, यानी मिस्टेक ना ही हो। हम सीखने से ज्यादा ध्यान मिस्टेक पे रखते हैं, क्योंकि सीखने के बाद अगर मिस्टेक कर ही दिए तो फिर सीखने का कोई मतलब नहीं है। तो हम मिस्टेक पे ज्यादा बिल्कुल ध्यान रखेंगे हमेशा, उसके लिए भले ही हमें कितना भी नीचे लेवल तक क्यों ना जाना पड़े। समझ में आया? एकदम बेसिक से समझिए चीजों को, तभी आप एडवांस लेवल तक अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे विदाउट एनी मिस्टेक के। समझ में आया? तो यहाँ इस पॉइंट को हम लोगों ने समझा अभी। अब चलिए हम देखते हैं आगे क्वेश्चन जैसा पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हम 1 बाय 1 करके हर एक क्वेश्चन को पार्ट को समझने वाले हैं। और जैसा कि स्टार्टिंग में ही बात किया था, अगर इस वाले क्वेश्चन के हर एक पार्ट को आप अच्छी तरीके से सोल्व कर लेते हैं, अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, तो आप ऐसा मान के चलिए आने वाले हर एक एग्जाम्पल का आप इजी वे में जवाब दे देंगे। समझ में आया कैसे क्या हो रहा है? तो इसमें आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी न्यूमेरिकल्स के हेल्प से हम ये बिल्कुल समझ जाएंगे कि आखिर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या चीज है, इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं, किस तरह से हम पॉइंट का सिलेक्शन करते हैं, किस तरह से अलग अलग पॉइंट के बीच में कैलकुलेशन करते हैं। जितने सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से, हर एक पॉसिबिलिटी हम इस 10 पार्ट में देख लेने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को तो आप लास्ट तक जरूर ही देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो कंसेप्ट समझ में आने वाला है जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। समझ में आया? तो चलिए यहां से जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था, हमने बस उसी को डायग्राम बनाया है। अब कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आते हैं। अब कैलकुलेशन में चलिए सबसे पहला पार्ट में क्या बोला गया है कि फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल। अब मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल का क्या मतलब है? तो हमने अभी बोला था कि पार्टिकल को हमने यहां से लेकर के ऐसे फेंका, फिर पार्टिकल कहां आया, वापस हाथ में आया। तो पार्टिकल क्या एक्चुअली हो क्या रहा होगा? देखिए फीलिंग्स की मैं बात कर रहा हूं, इसी फीलिंग्स की बात करता हूं कि आप इतना बिना डायग्राम बनाए भी आपके माइंड में तो ये चलना चाहिए था कि ये पार्टिकल यहां से ऐसे गया होगा, अपने एकदम मैक्सिमम हाइट पे गया होगा, फिर वापस जहां से फेंका था वहां वापस आ गया। समझ में आया? ऐसे फेंका वापस ये हाथ में आ गया। समझ में आया नहीं आया? तो ये चीज आपको इमेजिन करना चाहिए, और जब तक इमेजिन नहीं होगा तब तक आप ऐसा मान के चलिए फिजिक्स में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए आप सोचने की कोशिश करिए, भले ये स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वो हैबिट हो जाएगा सोचने का। तो आप नहीं भी सोचिएगा ना, आप सिंपल क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपके माइंड के पीछे कहीं ना कहीं वो 3D डायग्राम ऑटोमेटिक बनता रहेगा, और जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है फिजिक्स में। समझ में आया? तो हम कोशिश करेंगे, आपकी फीलिंग्स अगर नहीं जग रही है तो हम जगाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आप बिल्कुल उस लेवल तक जा करके सोच सके। समझ में आया? तो ये डायग्राम तो समझ में आया होगा। अब चलिए हम इसकी बात करते हैं कि मैक्सिमम हाइट का क्या मतलब है। तो देखिए पार्टिकल को हमने यहां से फेंका है कि पार्टिकल यहां से गया, ऐसे ऊपर गया, फिर नीचे यहां पे आ चुका है। तो मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल कब होगा? तो देखिए यहां से इनिशियल पॉइंट था हाइट 0, ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा हाइट बढ़ता चलेगा। कब तक हाइट बढ़ेगा? जब तक पार्टिकल रुकेगा नहीं। क्योंकि हम लोगों ने पिछले एग्जांपल में भी समझा था कि हम किसी पार्टिकल को ऐसे फेंकते हैं फिर वापस आता है,
तो कब वापस कब आता होगा, कहीं ना कहीं जाके रुकेगा ना। जैसे मान लीजिए हम लोग किसी स्ट्रेट लाइन पे ऐसे चलते हैं, तो हमको अगर पीछे घूमना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले रुकेंगे, अगर स्लो मोशन में अपने मोशन को देखेंगे तो यही होगा ना कि हम ऐसे चल रहे थे, पहले रुकेंगे फिर वापस ऐसे रिटर्न इधर चलेंगे, चलेंगे या नहीं चलेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम इधर भी चलेंगे और इधर भी चलने लग जाए, ऐसा नहीं होगा। तो पार्टिकल देखिए स्टार्टिंग में ऊपर जा रहा था फिर नीचे आने लगा, इसका मतलब है कि एक पॉइंट पे जाके पहले रुका होगा फिर रिटर्न वापस हुआ होगा। समझ में आया या नहीं आया, कोई दिक्कत है यहां तक? इसका मतलब हम लोगों ने पिछले क्लास में समझा भी था कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है वो 0 होती है, ये स्टैंडर्ड था, क्योंकि 0 होगी तभी वो वापस रिटर्न नीचे आएगा। यहां तक पता है? तो हमें जो कैलकुलेट करना है कि पार्टिकल मैक्सिमम हाइट कितना ऊपर गया होगा, तो मैक्सिमम हाइट यहां पे है क्या कि फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच में जो होगा हाइट वही तो होगा ना मैक्सिमम हाइट। जरा ध्यान से देखिए, इनिशियल पॉइंट से लेके और फाइनल पॉइंट यानी ए से लेके बी तक का जो हाइट होगा जो पार्टिकल ने अटेंड किया है मोशन के टाइम पे, वही होगा मैक्सिमम हाइट। क्योंकि इसके बाद क्या होगा, पार्टिकल नीचे आएगा फिर हाइट कम होने लगेगा, यानी यही एच हमें कैलकुलेट करना है। और जरा ध्यान दीजिए, अब मुझे एच अगर कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस तरह के यहाँ जो मोशन हो रहे हैं वो मोशन अंडर ग्रेविटी है ना, यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो कौन काम कर रहा होगा, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा ही किधर जी है, जो कि नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रहा होगा। समझ में आया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यही तो इसको देखिए 20 मीटर पर सेकेंड से क्या किया है, 0 किया है, और फिर 0 से नीचे सी पे लेके आया है। कौन लेके आया है, तो ये रोका भी है और फिर बी से सी तक यही लेके आया भी है। समझ में आया? तो यहाँ देखिए जी हमेशा ही कांस्टेंट है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होता है तभी तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं। समझ में आया? तो यहाँ से तो ये चीज क्लियर हो चुका है। अभी हम जो भी बातें कर रहे हैं एकदम बेसिक चीजों को पकड़ के कर रहे हैं, है ना। धीरे धीरे हम लोग स्पीड पकड़ लेंगे जब बेसिक एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि डाउट यहाँ पे जो होता है एकदम ग्राउंड लेवल कह सकते हैं, बेसिक लेवल में ही डाउट होता है, जिसकी वजह से क्वेश्चन को सोल्व करने में प्रॉब्लम होता है। देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन में जिसको अगर ये समझ में आ गया कि हम 2 पॉइंट कैसे सेलेक्ट करते हैं और कैसे फॉर्मूले को का सिलेक्शन करते हैं, कि जो हम 2 पॉइंट सेलेक्ट किए हैं उसमें जो हमें कैलकुलेट करना है उसके करस्पॉन्डिंग 3 जो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर्मूले पढ़े थे उसमें से कौन सा फॉर्मूला सबसे बेस्ट होगा। जिसको ये 2 पॉइंट समझ में आ गया, 2 पॉइंट सेलेक्ट करना और फॉर्मूले का सिलेक्शन करना, फिर तो रेक्टिलिनियर में कुछ है ही नहीं, फिर तो मजा आता है सोल्व करने में। समझ में आया? इसलिए हम यही चीजों को समझने की कोशिश अभी कर रहे हैं, बस कोशिश कर रहे हैं कि हमें समझ में आए कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट कैसे लेते हैं और फिर कैसे फॉर्मूले का सिलेक्शन करते हैं। समझ में आया? तो आप ध्यान से सुनिए चीजों को, बिल्कुल कंसेप्ट तो क्लियर हो ही जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, आप इतना विश्वास मानिए। तो यहाँ पे हमें एच कैलकुलेट करना है। अब जरा ध्यान दीजिए, एच अगर हम एच के बारे में सोचे तो एच है क्या, ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट में बोल सकता हूं क्या कि ये एच जो है वो इनिशियल और फाइनल, यानी बी पॉइंट को फाइनल बोलूं, यानी ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट है एच, जो हमें कैलकुलेट करना है। समझ में आया? तो हमें एच कैलकुलेट करना है तो ए और बी पॉइंट के बीच में कैलकुलेशन करना चाहिए, क्योंकि ए बी के बीच में कैलकुलेशन करेंगे तो हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्प्लेसमेंट वाला भी कोई ना कोई फॉर्मूला होता है, जिसके हेल्प से हम आराम से एच कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? तो आप देखिए यहाँ पे ये तो पता चल गया कि एक पॉइंट इनिशियल ए लेना चाहिए और फाइनल पॉइंट बी लेना चाहिए। कैसे लेना चाहिए समझ में आया? हमें सबसे पहले एच के बारे में सोचा, आखिर ये एच है क्या, तो हमें पता चला अच्छा एच तो यही है, ए और बी पॉइंट जो है उसके बीच का डिस्प्लेसमेंट है एच। समझ में आया? यानी हमें पता चल गया एच के, अगर मुझे एच कैलकुलेट करना है तो ए और बी पॉइंट के बीच का बात करना चाहिए, और ए और बी पॉइंट का बात करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, एक पॉइंट को ए लेना चाहिए, दूसरे पॉइंट को बी लेना चाहिए। क्लियर है? तो यहां इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, किसके बीच हम कैलकुलेशन करने वाले हैं, पॉइंट ए और बी पॉइंट के बीच में कैलकुलेशन करने वाले हैं। क्लियर है या नहीं? पॉइंट का सिलेक्शन सबसे पहला होता है, पॉइंट आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कौन सा इक्वेशन लगाना है वो सेलेक्ट करेंगे। तो पॉइंट कैसे सेलेक्ट करेंगे ये चीज समझ में आया? पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए आपको जो कैलकुलेट करना है उस पर फोकस करिए कि आखिर ये चीज है क्या। तो हमें ये जैसे ही सोचा है क्या, तो यहां पता चला ये तो ए और बी का डिस्प्लेसमेंट है, तो हमें कैलकुलेशन किसके बीच में करना चाहिए, ए और बी के बीच में। यहां से ये पता चल गया, पहला स्टेप अगर ये समझ में आ गया तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब सेकेंड स्टेप में देखते हैं, हमारे पास 3 फॉर्मूले, अब 3 फॉर्मूले में से कौन सा यूज करना है। तो हमें पता है ये एच जो है वो ए बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब है कि मुझे डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए। समझ में आया नहीं आया? तो डिस्प्लेसमेंट वाला 2 फॉर्मूला होता था, याद करिए, एक तो v = u + at होता था, जिसमें डिस्प्लेसमेंट तो था ही नहीं दूर तक, तो अपने वो फॉर्मूला जो था कोई काम का नहीं है। तो उसके अलावा कौन सा 2 फॉर्मूले बचते हैं, एक तो s = ut + ½ at²,
फिर उसके अलावा दूसरे फॉर्मूला कौन सा था जिसमें डिस्प्लेसमेंट होता था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए ये फॉर्मूला को आप याद करके रखें, क्योंकि याद करके रखेंगे तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। समझ में आया? तो दो फॉर्मूले हैं जिसमें डिस्प्लेसमेंट है, तो अब देखिए उस दोनों में से कौन सा सेलेक्ट होगा, ये सिलेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले था पॉइंट का सिलेक्शन, अब है फॉर्मूले का सिलेक्शन। तो हमें पता है कि यहां ए और बी पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बारे में वेलोसिटी के बारे में पता है। समझ में आया? तो हम जो फॉर्मूले का सिलेक्शन करेंगे उस टाइम पे माइंड में ये रखेंगे कि हम जिन दो पॉइंट के बीच में सॉल्यूशन कैलकुलेशन कर रहे हैं उन दोनों पॉइंट के बारे में हमें कौन सा इंफॉर्मेशन पहले से पता है। समझ में आया? कि जो इंफॉर्मेशन हमें पता होगा पहले से ज्यादा उसी इंफॉर्मेशन का यूज हम फॉर्मूले में करेंगे ताकि वेरिएबल कम से कम बचे। समझ में आया? तो यहां देखिए अगर मैं ऐसे बात करूं कि यहां ए पॉइंट और बी पॉइंट की अगर बारे में बात करूं तो ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों ही पॉइंट का मुझे वेलोसिटी पता है, तो मैं ऐसा फॉर्मूला सोचूंगा जिसमें इनिशियल वेलोसिटी भी रहे और फाइनल वेलोसिटी भी रहे और डिस्प्लेसमेंट भी रहे। तो कौन सा फॉर्मूला बचेगा? तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इससे लगता है काम बन सकता है, लेकिन भैया एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर फिर हमने क्यों नहीं यूज किया? वो फालतू का लिखा था क्या? तो उसको समझिए क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर ए और बी के बीच में लगाने के लिए मुझे टाइम की जरूरत पड़ेगा। और क्या आपको पता है ए से बी जाने में कितना टाइम लग रहा है? ये तो हमें कैलकुलेट करना है अगले पार्ट में। समझ में आया? तो हमें ये नहीं पता ए से बी में कितना टाइम लग रहा है, इसलिए हम एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर का यूज तो हम नहीं कर पाएंगे। कोई दिक्कत है यहां तक? तो यहां से पता चला फॉर्मूले का सिलेक्शन हमने कैसे किया। जो इंफॉर्मेशन पता है उसके करस्पॉन्डिंग कौन से फॉर्मूला सबसे सुटेबल होगा, इस तरह से हम फॉर्मूले का सिलेक्शन करते हैं। क्लियर है या नहीं? ये दोनों पॉइंट समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये इतना मैं समझ रहा हूं कि थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा, 5-10% आया है ना, बाकी 90% जब हम और न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे वहां हो जाएगा। लेकिन उम्मीद है थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा कि सबसे पहले हम पॉइंट का सिलेक्शन करते समय ये देखते हैं हमें क्या कैलकुलेट करना है, उसके करस्पॉन्डिंग वो चीज जो हमें कैलकुलेट, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना था तो हमें पता चला ये तो ए और बी का डिस्प्लेसमेंट है, यानी हमें बात करना चाहिए ए बी पॉइंट के बारे में। ये क्लियर हो चुका है पॉइंट सिलेक्शन के बारे में। क्लियर है? फिर दूसरा पॉइंट हमने देखा, ये आखिर मुझे कैलकुलेट करना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो मुझे पता चला दो फॉर्मूले हैं एस कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए। तो एक में तो टाइम की जरूरत पड़ने वाला है, एक में इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का। तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में टाइम चाहिए, जो कि मुझे a और b के बीच में टाइम नहीं पता, तो इसका यूज नहीं करेंगे। फिर बचता है दूसरा फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें हमें फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो यहां देखिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी पता है। समझ में आया है या नहीं? इनिशियल पे तो गिवन था और फाइनल में हम लोग जानते हैं जब रुकेगा तभी वापस आएगा, तो फाइनल पॉइंट का यानी बी पॉइंट का भी वेलोसिटी पता है। क्लियर है या नहीं है? समझ में आया? तो हम इस फॉर्मूले वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का यूज करेंगे। इस तरह से फॉर्मूले का सिलेक्शन हमने कर लिया। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब चलिए यहां पे हम सॉल्यूशन करते हैं। तो यहां देखिए कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब देखिए ये फॉर्मूले हमने माइंड में ऐसा अज्यूम कर लिया कि अच्छा ये फॉर्मूले सबसे सुटेबल है। अब इसको यूज करने के लिए हमें वी भी चाहिए यू भी चाहिए, तो चलिए मैं उसी को पहले लिख लेता हूं। जो भी हमें एक फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट के बारे में पता है उसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं। तो अब बताइए ए पॉइंट और बी पॉइंट में इनिशियल पॉइंट कौन सा है और फाइनल पॉइंट कौन सा है। अब हम इनिशियल फाइनल की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की मेरे पास जरूरत पड़ने वाला है। क्लियर है या नहीं? क्योंकि हम कौन से फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और यही क्यों यूज करने वाले हैं अभी हम लोगों ने समझा है। क्लियर है? तो अब देखिए हमें पता है जो इनिशियल पॉइंट होती है उसके करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, और जो फाइनल पॉइंट होता है उस वाले पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है पार्टिकल की उसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। वैसे समझने के लिए अगर एक्चुअल बात करूं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, लेकिन हम लोगों ने बात किया था पहले कि इसको हम सिंपल वेलोसिटी बोलेंगे, उतना लंबा चौड़ा कौन बोलेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे समझ में आया इनिशियल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग फाइनल वेलोसिटी। तो अब बताइए हमने जो दो पॉइंट सेलेक्ट किया है वो ए है और वो बी है। तो पार्टिकल ए और बी में पहले किस पॉइंट पे था, तो पहले ए पे था और बाद में बी पे गया। और देखिए फिर से मैं आपको एक चीज याद दिलाऊं, इनिशियल पॉइंट इसलिए इनिशियल पॉइंट नहीं होता है कि पार्टिकल को हमने वहां से फेंका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनिशियल कोई भी पॉइंट इनिशियल पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि आपने जो दो पॉइंट सेलेक्ट किया है उन दो पॉइंट में पहले जिस पॉइंट पे पार्टिकल गया होगा वो होता है इनिशियल पॉइंट। क्योंकि कई बार हम लोग को ऐसा लगता है कि पार्टिकल को जिस पॉइंट पे फेंकते हैं वो हो गया इनिशियल पॉइंट,
समझ में आया? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी ए और बी में ए इनिशियल पॉइंट इसलिए नहीं है कि हमने ए पे पार्टिकल को फेंका है, बिल्कुल भी नहीं है। ए इनिशियल पॉइंट इसलिए है क्योंकि ए और बी पॉइंट में पहले पार्टिकल ए पे था, बाद में बी पे गया, इसलिए ए इनिशियल पॉइंट है। अगर इसी तरह मैं बी और सी पॉइंट लेता तो मैं इनिशियल क्या ए को लेता, अब तो ये है ही नहीं। तो इनिशियल बी एंड सी में देखता पार्टिकल पहले किस पे गया है, तो पहले पार्टिकल बी पे था, उसके बाद रिटर्न वापस गया है ना सी पे, अगर देखेंगे तो बाद में सी पे गया है, मतलब सी फाइनल और बी इनिशियल। समझ में आया? तो यहाँ पे ए और बी पॉइंट हमने लिया है, तो पार्टिकल पहले ए पे था तो ए इनिशियल पॉइंट है, और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे, जिसको हम लोग स्मॉल यू बोले थे। तो बताइए ए पे कितनी वेलोसिटी है, 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यू लिखने से पहले हमें थोड़ा सा साइन कन्वेंशन के बारे में सोचना पड़ेगा, यह भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यू एक वेलोसिटी है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, साइन भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था किस तरह से लेते हैं। तो आप किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लीजिए। हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की डायरेक्शन को यहाँ पे पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक नीचे के डायरेक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे निगेटिव सिलेक्शन करना पड़ेगा। समझ में आया नहीं आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है साइन कन्वेंशन। अब ऐसा नहीं है ऊपर ही आप पॉजिटिव ले, आपका मन, अगर आप नीचे पॉजिटिव लेते तो आपको ऊपर नेगेटिव लेना पड़ता। आप कोई सा भी साइन ले सकते हैं, कोई इसमें रोकने टोकने वाला बात नहीं है। कोई डाउट है इसमें? समझ में आया क्या कर रहे हूं मैं? ठीक है, अब चलिए ठीक है, अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं। तो इस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग u ऊपर है ना, और ऊपर को हमने क्या लिया है, पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, पॉजिटिव 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए कितने लोग सोच रहे होंगे पॉजिटिव 20 मीटर पर सेकेंड का क्या मतलब है, सीधे 20 लिखो ना। बिल्कुल भी हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव को इग्नोर करते करते कब आप नेगेटिव को इग्नोर करने लग जाओगे आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। और इस वाले पोर्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन में 2 ही 3 पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है। एक तो 2 पॉइंट का सिलेक्शन, दूसरा फॉर्मूले का सिलेक्शन, और तीसरा ये साइन कन्वेंशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे ज्यादा मिस्टेक होगा ना आपका, वो पहले प्लस माइनस में ही होगा, यानी साइन कन्वेंशन में, और यही कंफ्यूजन होती है, कभी हम प्लस कभी माइनस क्यों ले लिया। तो सारा बात डिपेंड करेगा इस पे कि आपने ऊपर पॉजिटिव लिया है या नीचे पॉजिटिव लिया है। समझ में आया? तो हमने देखिए अगर थोड़ा सा आइडिया, बेसिक आइडिया दूं, हमने ऊपर ही यहाँ पे पॉजिटिव क्यों लिया है, तो हमें इसलिए पॉजिटिव लिया है क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी भी ऊपर ही है, तो ज्यादा क्वांटिटी ऊपर की तरफ है, तो हम ज्यादा पसंद करेंगे चीजों को पॉजिटिव ही लिखे, इसलिए हम ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले लिए। समझ में आया? तो उसके अपोजिट नीचे की तरफ हो जाएगा निगेटिव। यहां तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो अब देखिए हमें u पता चल गया। अब फाइनल पॉइंट कौन सा है, b। तो b पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी उसको हम फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे, जो कि सीधा 0 हम लिख देंगे, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट वाला ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये मोशन के दौरान का जो भी हाईएस्ट पॉइंट है वो, और हाईएस्ट वाले पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। जैसा कि यहाँ आप समझ सकते हैं, जब रुका होगा तभी नीचे आया होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे v हमें पता चल चुका है। अब हमें इसमें u पता चल चुका है, v पता चल चुका है, एक्सेलरेशन चाहिए। तो अब एक्सेलरेशन हमें पता है ये कांस्टेंट होता है, जो कि यहाँ कौन सा है, g। अब इसको भी साइन के साथ देखिए, अब g देखिए वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन होता है वेक्टर क्वांटिटी। और बताइए ये g नीचे है या ऊपर है, नीचे है ना, और नीचे डायरेक्शन को आपने क्या लिया है, निगेटिव, तो आप इसको क्या लिखेंगे, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक एनी डाउट, कोई डाउट है? कोई डाउट, किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी तरह का तकलीफ नहीं है? अब देखिए अगर आपने अभी तक बिल्कुल समझ चुके होंगे ना चीजों को, तो ऐसा मान के चलिए इक्वेशन ऑफ मोशन आपका 80% क्लियर हो चुका है। बस अब 20% क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल्स ढेर सारा जो हम करेंगे उसमें आपका 100% बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अभी तक हम लोग बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं, क्योंकि हमें जानते हैं कि अभी तक अगर हम समझ जाएंगे फिर आगे तो ऑटोमेटिक सोल्व कर सकते हैं, इसलिए हम स्टार्टिंग में ज्यादा टाइम दे रहे हैं। जो भी डाउट वाला पॉइंट है, हर एक पॉइंट को हम अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपके अंदर किसी भी तरह का डाउट ना रह जाए, या हो सकता है आप जिस डाउट को सोच ही नहीं सकते हैं, वो जो कि बाद में आपको परेशान करेगा, उस डाउट को भी हम अभी लाके क्लियर करते हैं, ताकि आपको कभी डाउट बने ही नहीं। आप किस भी लेवल पे, कितने भी जाकर के लेवल पे सोचेंगे कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, हर एक चीज का क्लियर बिल्कुल अभी हम करके ही पढ़ेंगे। समझ में आया? ताकि कभी भी आपको इससे जुड़ा हुआ तो डाउट रहे ही नहीं। क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो अब चलिए हम सीधा क्या करेंगे, इस वाले को इसमें पुट करेंगे, और क्या करना। अब देखिए v के जगह क्या रखेंगे, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u कितना है, 20। अब +20 है तो इसका स्क्वायर करेंगे इस तरह से। अब देखिए प्लस है तो प्लस लिखा, 2 इंटू एक्सेलरेशन के जगह क्या लिखेंगे, -10, क्योंकि यहाँ पे साइन के साथ लिखना होगा, इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट है क्या, हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ए बी के बीच में ना, तो देखिए ए से लेके बी तक डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा, इस एच के इक्वल होगा, जो हमें कैलकुलेट करना है। अब ये देखिए डिस्प्लेसमेंट में हम लोगों ने बहुत पहले स्टार्टिंग की वीडियो में देखा था, डिस्प्लेसमेंट भी +-0 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ जरा ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं, जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट लेते हैं उसमें इनिशियल पॉइंट को ओरिजिन कंसीडर करते हैं, और फाइनल पॉइंट को उसके ऊपर की तरफ जो या नीचे जो भी मूव करें।
यानी हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग के वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको जरूर देखें, आपको वहाँ साइन कन्वेंशन और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक फिजिक्स में। समझ में आया? तो यहाँ पे हम हमेशा क्या करते हैं, इनिशियल पॉइंट को एज अ ओरिजिन कंसीडर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ओरिजिन हमने कंसीडर किया 0,0, तो इसके करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है और ऊपर को हमने क्या लिया है, पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ s जो होगा वह पॉजिटिव ही होगा, जो कि यहाँ h के इक्वल है। समझ में आया? अब इसको जरा सोल्व करिए। 0 का स्क्वायर 0, 20 का स्क्वायर 400 और फिर माइनस और प्लस मिलके बनेगा माइनस, और 10 इंटू 2 कितना होगा, 20 इंटू एच तो है ही सही। तो यहाँ पे 20h को इधर लेके आइए, तो यहाँ से क्या बनेगा, 20h इज इक्वल्स टू 400। अब जब यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये 20 से ये 400, 20 टाइम्स के कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से h जो बनेगा वो 20 मीटर बन जाएगा। क्लियर है? जो हमें कैलकुलेट करना था, यानी पार्टिकल जो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा वो हाइट कितना होगा, 20 मीटर। समझ में आया या नहीं आया? अभी तक में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, और नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? ठीक है। अगर आपका यहां तक क्लियर है तो आप इसको पहले नोट करिए, फिर हम सेकंड स्टेप के बारे में बढ़ते हैं, जो भी इसका सेकंड पार्ट था, फिर उसको भी अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग बात करते हैं सेकंड वाले पार्ट के बारे में भी, है ना। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया था कि वो टाइम बताओ जब पार्टिकल कहां पे पहुंचे, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचे। तो आप जरा दिमाग लगाइए कि कौन सा हमें इक्वेशन यूज करना चाहिए। अब देखिए हमने फाइनल पॉइंट तक का हाइट भी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो एक इन्फॉर्मेशन आपको एक और पता चल चुका है, डिस्प्लेसमेंट ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का। तो अब हो सकता है डिस्प्लेसमेंट वाले भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे फॉर्मूले का, मैं कहूंगा ऐसे फॉर्मूले का सिलेक्शन कीजिए जिस फॉर्मूले में कम से कम कैलकुलेशन भी हो, है ना। क्योंकि अगर आपके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन है तो आप ऐसे फॉर्मूले का भी सिलेक्शन कर सकते हैं जिसमें कैलकुलेशन बहुत कम हो। समझ में आया? अगर इन्फॉर्मेशन कम रहता है तो हमारे पास एक ये रहता है, लिमिटेशन रहता है कि आप हर फॉर्मूले का यूज ही नहीं कर सकते, लेकिन अब मेरे पास थोड़ा इन्फॉर्मेशन बढ़ चुका है तो हम ज़्यादा का भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम चलिए सबसे पहले सेकंड पार्ट की बात करेंगे। सेकंड पार्ट में ये बोला गया है कि वो टाइम बताओ जब पार्टिकल ए से बी जाने में लिया होगा। समझ में आया? तो मान लीजिए हमने ऐसा बोला, बी तक आने में पार्टिकल ने टी टाइम लिया, और ए पे जब था, ए टी इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया था। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो हमें यही कैलकुलेट करना है। अब देखिए जो इन्फॉर्मेशन हमें पता है वो h इज इक्वल टू 20 मीटर ऐसा पता चल चुका है, अभी हम कैलकुलेट किए हैं, तो ये मेरे लिए पता हो गया अभी तरह से, तो हमने इसको लिख दिया। समझ में आया नहीं आया? तो अब चलिए, लेकिन हम हमेशा यही कोशिश करेंगे तो हम वैसे फॉर्मूले का हम यूज करें जिसमें हम जो अभी कैलकुलेट कर रहे हैं उसका यूज ना हो, क्योंकि अगर वही पार्ट अगर डायरेक्ट कैलकुलेट करना होता तो क्या हम पहले ये कैलकुलेट करते? हम ऐसा बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे। अब वो अलग बात है कि हम बिना अगर इसके कैलकुलेशन नहीं कर सकते फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आया? लेकिन हमेशा हमारा कोशिश यही रहेगा कि जो हमें पता है उसी के हेल्प से जो भी कैलकुलेशन करना होगा उसको हम कैलकुलेट करें। समझ में आया? तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि पार्टिकल ए से बी जाने में, यानी मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लिया होगा। तो वही बात, सबसे पहले ए से बी की बात हो रही है, तो यानी हमें जो भी फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, यानी कैलकुलेशन, वो किसके बीच करना है, ए से बी की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लिया होगा। तो मैक्सिमम हाइट यहाँ पे है क्या, ए पॉइंट इनिशियल और बी पॉइंट फाइनल, है ना। तो मैक्सिमम हाइट बी पॉइंट था, यानी इसका मतलब यही हुआ कि ए से बी तक जाने में पार्टिकल ने कितना टाइम लिया है, यही हमें कैलकुलेट करना है। यानी हमें कैलकुलेशन ए बी के बीच में करना चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है। अब जो भी इंफॉर्मेशन ए बी के करस्पॉन्डिंग हमें पता है उसके हिसाब से हम सोचेंगे कौन सा फॉर्मूला अच्छा है। तो इनिशियल पॉइंट पे हमें वेलोसिटी पता है, फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, और टाइम कैलकुलेट करना है। तो कौन सा फॉर्मूला सबसे बढ़िया होगा, सोच के जरा देखिए। तो v इज यू प्लस ए टी पहला ही था जिसमें टाइम आता था। दूसरा एक और फॉर्मूला था s इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें भी टाइम आता था। क्योंकि हमें टाइम कैलकुलेट करना है तो ऐसा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिसमें टाइम भी हो। तो यही दो फॉर्मूला था। तो हम v इज यू प्लस ए टी अगर लगाते हैं तो हमें v पता है, u भी पता है, इनिशियल वेलोसिटी, ये आसानी से हो जाएगा। अब दूसरा फॉर्मूला s इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी तो था, तो उससे भी आएगा क्योंकि हमने s कैलकुलेट कर लिया है ए बी पॉइंट के बीच में। तो इसमें थोड़ा लग रहा होगा s इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर है ना, क्वाड्रेटिक टाइप का हो सकता है, अगर बन गया तो कैलकुलेशन ज्यादा होगा, आंसर तो आ ही जाएगा। तो हम उससे थोड़ा सा बचेंगे और यूज कर देंगे v इज यू प्लस ए टी, क्योंकि इससे भी हमें इंफॉर्मेशन पता है, डाटा पता है, तो हम t निकाल सकते हैं। तो अब बताइए ए बी पॉइंट के बीच में इनिशियल वेलोसिटी, जैसा कि अभी बात किया था, ए पॉइंट इनिशियल पॉइंट, बी पॉइंट फाइनल पॉइंट, क्योंकि पहले ए पे पार्टिकल था बाद में बी पे गया है। तो ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उसको हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। अब प्लस इनिशियल या माइनस,
तो यहाँ पे ऊपर की तरफ है और ऊपर हमने पॉजिटिव लिया है, समझ में, हमने लिया है पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव। अगर निगेटिव अगर ऊपर लिया होता तो इसको निगेटिव लिखता, समझ में आया। तो यहाँ पे लिखेंगे +20 मीटर पर सेकेंड u हो गया। फाइनल पॉइंट कौन सा है, b, क्योंकि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं a और b के बीच में। तो फाइनल पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा यहाँ पे 0 है। फिर एक्सेलरेशन की बात करें तो यहाँ पे एक्सेलरेशन g है जो कि नीचे की तरफ है और नीचे को हमने क्या लिया है, नेगेटिव। तो यहाँ पे लिखेंगे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब सिंपल कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो v = u + at। s = क्यों नहीं यूज किया, कर सकते थे क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, लेकिन हम अभी कोशिश यही करेंगे कि हमें जो क्वेश्चन में गिवन था उसी की हेल्प से कैलकुलेट करें, समझ में आया। तो यहाँ पे हमने एक भी क्वांटिटी ऐसा नहीं लिया है जो हमने कैलकुलेट किया है, हर एक चीज जो पहले क्वेश्चन में गिवन था उसी से निकाला है ना। तो v कितना है 0 = u कितना है, यहाँ से लिखिए 20 प्लस एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे -10 इंटू टाइम को कितना लिखेंगे t, जो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ -10 को लेफ्ट साइड लेके आइए तो 10 इंटू टी = 20 हो गया, यानी t = कितना हो जाएगा 20/10, यानी हो गया 2 सेकेंड। समझ में आया नहीं आया? यानी जो हमें टाइम कैलकुलेट करना था वो कितना आ चुका है 2 सेकेंड्स। कोई डाउट है यहाँ तक? यानी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो पार्टिकल टाइम लिया होगा वो लिया होगा 2 सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? समझ में आया कैसे हम? तो देखिए यहाँ पे आपने अभी तक तो इतना समझ में थोड़ा थोड़ा आ ही चुका होगा कि फॉर्मूले सिलेक्शन करने से पहले हमें पॉइंट को सिलेक्ट करना होता है, फिर जो पॉइंट सिलेक्ट करते हैं उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो हमें इंफॉर्मेशन पता होता है उसका यूज करते हुए हम फॉर्मूले का सिलेक्शन करते हैं। और जब फॉर्मूले का सिलेक्शन करते हैं वहां हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा ध्यान रखना होता है, प्लस माइनस का, साइन कन्वेंशन का। फिर हम सीधा फॉर्मूले का सिलेक्शन, 3 ही अपने पास फॉर्मूला है, जब भी यूज होगा उसी तीनों में से कोई ना कोई होगा, ज्यादा फॉर्मूला है ही नहीं। तो उसी में से जो इन्फॉर्मेशन हमें पता होता है उसके करस्पॉन्डिंग जो फॉर्मूला सबसे अच्छा है, जिसमें कैलकुलेशन कम है, वो फॉर्मूला हमने लिखा और फिर वहां से टाइम कैलकुलेट कर लिया। सेकेंड पार्ट क्लियर है? ठीक है, तो आप इसको पहले नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं थर्ड वाले पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया था, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि वो टाइम बताओ जब पार्टिकल वापस कहां पे आ चुका होगा, इनिशियल पॉइंट पे। तो अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि t नॉट = 0 होना चाहिए। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि हमें पता है t = 0 पे भी पार्टिकल कहाँ था, a पे ही था ना, जहां पे फेंका है, क्योंकि a ही तो है इनिशियल पॉइंट। यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे a से फेंका था, यहाँ t पे भी 0 पे भी था, इसलिए हमने 0 को नहीं लेना। 0 के अलावा वो टाइम बताओ जहां जब पार्टिकल फिर से जहां से फेंका है वहीं पे आ चुका है। समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया? तो हमें t का कैलकुलेशन करना है कि पार्टिकल को a से c तक आने में कितना टाइम लिया होगा। तो आप जरा ध्यान से देखिए, पूछा क्या गया है, वहीं से आपका पॉइंट का सिलेक्शन करने का मिलेगा, वहीं से हिंट मिल रहा होगा। तो यहां हमें पूछा क्या गया है कि पार्टिकल a से ऊपर गया, फिर से वापस a तक आने पे, यानी 2 पॉइंट हमने समझने के लिए लिखा था। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पार्टिकल a से c तक आने में कितना टाइम लिया होगा, ये बताओ। तो यहाँ क्वेश्चन में ही हिंट दे दिया ना कि आपको टाइम बताना है a से c के बीच में। इसका मतलब है कि हमें कैलकुलेशन किसके बीच में करना है, बताइए जरा। हमें कैलकुलेशन जो भी करना होगा वो करना होगा a और c पॉइंट के बीच में, क्योंकि हमें टाइम a और c के बीच में कैलकुलेट करना है। तो हमें तो पॉइंट का पता चल चुका है, यहाँ जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो a और c पॉइंट के बीच में करेंगे। एक स्टेप तो क्लियर है। अब चलिए a और c पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो हमें इंफॉर्मेशन पता है उसको पहले हम ध्यान में देंगे और उसके बाद फॉर्मूले का सिलेक्शन करेंगे। तो जरा ध्यान दीजिए, हमें पता है टाइम कैलकुलेट करना है तो 2 ही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एक तो v = u + at और दूसरा फॉर्मूला है s = ut + ½ at²। क्लियर है या नहीं? तो हमें v = u + at लगाना है, इसके लिए हमें फाइनल वेलोसिटी भी पता होना चाहिए। तो यहाँ जरा ध्यान दीजिए, c पॉइंट है यहाँ पे फाइनल पॉइंट, क्यों? क्योंकि a पॉइंट और c पॉइंट में पहले पार्टिकल a पे था, बाद में c पे गया। तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी तो हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन सी का पता है क्या? अभी तो नहीं पता है ना। अगले पार्ट में हमें कैलकुलेट ये भी करना होगा। तो हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, हमें टाइम कैलकुलेट करना है। तो v = u + at लगा ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें v भी पता करना है, t भी पता करना है। तो एक ही फॉर्मूला बचता है फिर, s = ut + ½ at²। अब उसके लिए भी आप चेक करिए कि क्या वो फॉर्मूला के लिए हमें जो क्वांटिटी चाहिए टाइम कैलकुलेट करने के लिए वो है। तो जरा ध्यान दीजिए, s = ut + ½ at²। सबसे पहले तो आप क्या करिए, ये लग रहा है ना कि आप ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, तो चलिए मैं उस फॉर्मूला को पहले लिख देता हूं, s = ut + ½ at²। यहां तक कोई डाउट है? अब इसको मुझे सोल्व अगर करना है तो मुझे s चाहिए, u चाहिए और उसके बाद एक्सेलरेशन चाहिए, तभी मैं टाइम निकाल सकता हूं। तो यहां ध्यान दीजिए, जहां से पार्टिकल गया है फिर वापस वहीं पे आ गया,
तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो ना। क्यों जीरो? क्योंकि हमें पता है जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनिशियल फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट एक ही पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो, क्योंकि दोनों के बीच में कोई गैप ही नहीं है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो पता है हमें, ए और सी पॉइंट के बीच में जीरो है। क्लियर है या नहीं? हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट की वाला भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था, तो आप उसको भी जरूर से देख ले, क्योंकि हम लोग अभी जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे अभी से लेकर कर, और पूरा 11th पार्ट जब तक खत्म नहीं होता और 12th जब स्टार्ट होगा 12th में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अभी का 11th वाला पोर्शन तो आपका मजबूत होना ही चाहिए अगर आपको फिजिक्स में एक्चुअल समझना है तो। क्लियर है? तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो लिखा, तो जहां से पार्टिकल गया था फिर वापस वहीं पे आ गया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया पार्टिकल का जीरो, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। ठीक है, ठीक है। अब चलिए डिस्प्लेसमेंट पता है, दूसरा क्या पता होना चाहिए, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल वेलोसिटी। अब बताइए ए पॉइंट और सी पॉइंट हमने सेलेक्ट किया है ना, तो ए पॉइंट इनिशियल पॉइंट है, ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा वही होगा इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, यू को अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, तो ए पॉइंट पे ऊपर की तरफ कितना था, 20 मीटर पर सेकंड, किधर, ऊपर की तरफ, और ऊपर हमने क्या लिया था, पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम लिखेंगे +20 मीटर पर सेकंड। इसमें कोई डाउट है? ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी भी पता हो चुका है। अब एक्सेलरेशन के बारे में देखते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, जो हमें रिक्वायरमेंट है उसको आप डायग्राम से निकालिए, वहां पुट कर दीजिए विथ साइन, साइन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ एक्सेलरेशन बताइए, नीचे की तरफ है जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किधर है, नीचे की तरफ, और नीचे हमने क्या लिया था, नेगेटिव, इसका मतलब -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है? नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, है ना। तो अब इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करिए, s कितना है, 0, तो हमने लिखा 0 इज इक्वल्स टू u कितना है, u की वैल्यू बताइए 20, यानी +20, तो 20 इंटू टी, u इंटू टी हो गया, फिर प्लस है तो हमने प्लस लिखा, फिर हाफ। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखेंगे, -10, क्योंकि ये नीचे की तरफ था, -10 इंटू टी स्क्वायर। अभी देखिए हम अलग से डाटा यहाँ पे लिख रहे हैं, लेकिन हम ऐसा हर बार नहीं करेंगे। आगे जब हम प्रैक्टिस करने लग जाएंगे फिर हम सीधा देखेंगे, अच्छा ये फॉर्मूला लगेगा, तो हम सीधा u और a जो है सीधा ये डायग्राम से उठा के यहीं पे पुट करेंगे। इतना टाइम हम खराब नहीं करेंगे लिखने में, लेकिन अभी हमें समझना है, इसीलिए हर एक पॉइंट को हम लिखते हुए चल रहे, ताकि हमारे नजरों के सामने में जब आएगा तभी तो अच्छे से समझ में आएगा। जब नजरों के सामने में आते हैं तभी तो दिखते हैं, तभी तो समझ में आते हैं चीज क्या है, समझ में आया? हाँ, तो बिल्कुल यही चीज इसमें भी है कि जब हम लिखते हैं तभी पता चल रहा है कि एक्चुअल में क्या है, क्योंकि हम अभी मिस्टेक क्या हो सकता है इसको अगर कम करना है तो अब हर एक चीज को लिख के करिए स्टार्टिंग में, क्योंकि आप लिख करके करेंगे तो फिर बाद में नहीं भी लिखेंगे फिर भी आपको ध्यान रहेगा कि ये चीज करना होता है। नहीं तो अक्सर यही होता है, मिस्टेक जल्दी के चक्कर में होता है, और जल्दी के चक्कर में बहुत सारी चीजें हम नहीं लिखना चाहते हैं, और नहीं लिखना चाहते वो घर पे भी ऐसा ही करते हैं। जब हम सीखते हैं कोई भी टॉपिक तो स्टार्टिंग से ये आदत डाल लेते हैं जो जल्दी जल्दी करो। अरे भाई स्टार्टिंग में सीख रहे हो, अच्छे से सीख लो पहले, जब सीख लेंगे तब जल्दी कर लेना, मिस्टेक भी नहीं होगा और हो भी जाएगा। तो स्टार्टिंग में कोशिश तो यही करें कि प्लस माइनस हर एक चीज को अच्छे से लिख के करें, ताकि उस पर मिस्टेक कम हो आगे चल के। समझ में आया? तो अब इसको जरा सोल्व करिए, कैसे सोल्व करेंगे, तो आसान है। देखिए 0 इज इक्वल टू 20 इंटू टी ही लिखेंगे इसको। अब ये देखिए 2 से ये 5 टाइम्स कैंसिल होगा, ये माइनस ये प्लस कितना हो जाएगा, -5t स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से -5t स्क्वायर को इधर ले आएंगे, तो 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू टी। ठीक है, यहाँ से देखिए एक t और एक t कैंसिल हो गया, एक तरह से t इज इक्वल टू 0 वाला कैंसिल हो गया, और यहाँ से 5 से 20 कटेगा 4 टाइम्स में, तो यहाँ से t कितना आ गया, 4 सेकेंड। कितना आया टाइम, 4 सेकेंड। यानी पार्टिकल को ए से सी, यानी जहां से फेंका है वहीं तक आने में, वापस आने में कितना टाइम लगा है, 4 सेकेंड। अब यहां अगर इस टाइम को आप ध्यान में देखेंगे, और सबसे पहला स्टेप जो कैलकुलेट किया था, सेकंड स्टेप, कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा, वो कितना टाइम लगा था, 2 सेकेंड, और यहां तक आने में कितना टाइम लगा, 4 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, डबल है ना, एक का डबल, जानते ही होंगे। तो देखिए पार्टिकल को यहाँ इनिशियल यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जितना टाइम लगा है उसका जस्ट डबल लगा है सी तक। तो यही स्टैंडर्ड होता है। हम लोग इस एग्जांपल के बाद एक स्टैंडर्ड डायग्राम बना करके, जो भी स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है जो हमें पहले से पता होना चाहिए, जिससे कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगा, समझ में आया, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद वो अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी, लेकिन हिंट देते हुए चलेंगे कि हम क्या स्टैंडर्ड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए पार्टिकल को यहाँ से इनिशियल पॉइंट से लेके यहाँ हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगता है, उतने ही टाइम फिर वापस उस इनिशियल पॉइंट तक आने में भी लगता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ए से बी जाने में 2 सेकंड लगा था, फिर बी से सी जाने में कितने टाइम लगा, फिर से वापस यहाँ से यहाँ 2 सेकंड लगा होगा वापस जाने में, तभी तो यहाँ से यहाँ ए से बी 2 सेकंड, फिर बी से सी 2 सेकंड, और 2 + 2 मिलकर कितना हो गया, 4 सेकंड। क्लियर है या नहीं?
यानी ए से सी जाने में लगा 4 सेकंड और ए से बी जाने में सेकंड पार्ट में कैलकुलेट किया है 2 सेकंड लगा था, तो इसके बी से सी में भी 2 ही सेकंड लगा होगा, तभी दोनों का ऐड होकर 4 सेकंड हुआ। तो यहाँ से रिजल्ट हम ये याद रखेंगे कि पार्टिकल को हाईएस्ट पॉइंट तक जितना टाइम लगता है जाने में, वापस आने में भी सेम टाइम लगता है इनिशियल पॉइंट तक। क्लियर है या नहीं? आगे हम समझेंगे, बस अभी हिंट दे रहे हैं। क्लियर है? तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं फोर्थ वाले पार्ट के बारे में, है ना। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अगर किसी को कोई डाउट है तो पहले ध्यान से देखिए और कोशिश करिए उस डाउट को ढूंढने का, क्योंकि देखिए सीखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट डाउट को भी ढूंढना होता है ना, क्योंकि डाउट जब आप ढूंढेंगे तभी तो क्लियर होगा। तो चलिए, कोई डाउट तो ऐसे होना नहीं चाहिए, जो भी हो सकता था मैंने डिस्कस कर दिया है, लेकिन फिर भी पहले नोट करिए और कोई डाउट लग रहा है तो खुद ही से उसको ढूंढने की कोशिश करिए। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो इसमें लिखा है एवरेज स्पीड व्हेन पार्टिकल एट इनिशियल पोजीशन। अब हमने अगर आपने पिछला लेक्चर, जो भी पिछले लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा है, सारे अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा तो वहां पे आपने इतना जरूर सुना होगा, मेरे से बार बार ही सुना होगा कि जब भी एवरेज टर्म हो, चाहे वो एवरेज वेलोसिटी हो, एवरेज स्पीड हो, एवरेज एक्सेलरेशन हो, कोई सा भी हो, सबसे पहले आप क्या करेंगे? फॉर्मूले के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? एवरेज स्पीड बताओ। तो चलिए मैं सबसे पहले मैं आपसे ही पूछता हूं कि एवरेज स्पीड आखिर होता क्या है, क्योंकि ये एवरेज टर्म आ गया ना, और एवरेज टर्म जैसे ही आता है तो सबसे पहले हम दिमाग में क्या लगाते हैं? फॉर्मूला। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगा कि एवरेज स्पीड का आप तो फॉर्मूला बता दिए आराम से। तो एवरेज को कुछ इस तरह से हम लोग लिखते थे कि एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड, तो यहाँ पे आपने अगर फॉर्मूला याद किया होगा तो ये टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत तो हो ही नहीं सकता है ना। अगर आपने याद नहीं किया है तो बिल्कुल दिक्कत होगा, क्योंकि इसमें समझने कुछ नहीं सकते, आप इसको याद ही करेंगे। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर मुझे इसको कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा? टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूंगा और टोटल टाइम रख दूंगा। समझ में आया? तो यहाँ टोटल डिस्टेंस कितने में कैलकुलेट करना था? पार्टिकल कहाँ पे हो? इनिशियल पॉइंट पे ना। हाँ, यानी पार्टिकल को हमने ए से फेंका और वापस जब सी पे आ गया तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी? तो हमें पता है टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करके टोटल टाइम कैलकुलेट करके दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो ये बताइए, डिस्टेंस जो होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है, यानी पार्टिकल जैसे जैसे मूव किया होगा वो सभी को हमें ऐड करना पड़ेगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पाथ पे नहीं, इनिशियल फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। समझ में आया? तो यहाँ देखिए डिस्टेंस के लिए अगर मैं बात करूं कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो ज्यादा दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, यानी ए से बी तक जितना होगा वो प्लस बी से सी तक जितना होगा वो। समझ में आया? यानी यहाँ पे ये लिख सकता हूं मैं डिस्टेंस के बारे में, टोटल डिस्टेंस के बारे में, कि जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा पार्टिकल ए से बी में, फिर प्लस कर दूंगा जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा बी से सी में। समझ में आया नहीं आया? यहाँ पे डिस्टेंस है इसलिए हम ऐड कर रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस हमेशा ही जुड़ता है, कभी निगेटिव नहीं होता। समझ में आया? तो ए से बी प्लस बी से सी, यही घूम के ऐसे गया होगा ना, ऐसे गया होगा, फिर वापस ट्रेवल किया है, तो दोनों का सम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम में क्या लिखेंगे? जो ए से बी में टाइम लिया होगा फिर प्लस बी से सी में टाइम लिया होगा। क्लियर है? और हमने ये सभी पार्ट अभी अभी कैलकुलेट किया था, पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, ए से बी में कितना चला है पार्टिकल? 20 मीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 20 मीटर प्लस बी से सी में कितना, तो जितना गया होगा उतने ही तो वापस आएगा ना, तो यहां से फिर से आ जाएगा 20 मीटर। समझ में आया? फिर टाइम बताइए, ए से बी में कितना लगा था? 2 सेकेंड, और फिर बी से सी में कितना लगा था? 2 सेकेंड। यानी बोल सकता हूं ए से सी में जो भी टाइम लगा होगा, आप इस टोटल टाइम को लिख सकते हैं टाइम फ्रॉम ए टू सी। तो अब चलिए 2 पार्ट में है तो मैं 2 पार्ट में ही इसको डिवाइड करके लिख देता हूं। अब देखिए ऊपर कितना 20 + 20 40 और 2 + 2 4, यानी यहां से आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? यानी एवरेज स्पीड जो यहाँ पे आया, एवरेज स्पीड जो यहाँ पे आया वो आया 10 मीटर पर सेकेंड। इसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम अगर है तो बताइए। उसे होना तो नहीं चाहिए क्योंकि इसमें सीधा फॉर्मूला है और हर एक चीज हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था, उसके थ्रू हम लोग हर एक डाटा को यहाँ पे लिखा और डिवाइड कर दिया। सिंपल यहाँ से आ गया एवरेज स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड, जो कि आंसर होगा। तो 4 पार्ट तक हम लोगों ने इतना तो जरूर समझ लिया है कि आखिर इक्वेशन ऑफ मोशन का खेल हम किस तरह से खेलने वाले हैं। ये खेल ही तो है जो आपको सीखना है कि पहले हम पॉइंट का सिलेक्शन करेंगे। समझ में आया? उसके बाद हम क्या करेंगे? इक्वेशन का सिलेक्शन करेंगे। समझ में आया? उसके बाद हम साइन कन्वेंशन लिखेंगे और उसके बाद सीधा वैल्यू जो भी इंफॉर्मेशन दे रखा रहेगा उसका यूज करते हुए जो हमें कैलकुलेट करना होगा वो खटाक से कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल सी स्टेप है, बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। क्लियर है? तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं 5th पार्ट की तरफ। तो धीरे धीरे सारा कंसेप्ट हमारा क्लियर हो रहा है और डेफिनेटली हो भी जाएगा। तो चलिए इसको पहले नोट करिए आप। तो अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं 5th पार्ट की तरफ। 5th पार्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है? फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन पार्टिकल एट इनिशियल पोजीशन। अब इसका क्या मतलब हुआ?
तो देखिए इनिशियल पोजीशन पे इसका मतलब सीधा ये है कि जब पार्टिकल वापस ट्रेवल करके जहां से फेंका है वहां पे जब आया है तो उसके पास कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी ना, बिल्कुल होगी। अब तो वो स्पीड कितनी है वही हमें बताना है। अब देखिए ये कैसा, अब किसी को माइंड में ये लग रहा होगा कि सर पार्टिकल तो यहां से गया, फिर जहां से फेंका वहां से आ गया, तो पार्टिकल अब यहां पे आके तो रुक जाएगा ना, तो हो गई ना वेलोसिटी जीरो, आपको बस जीरो कर दीजिए, इतना क्या दिमाग लगाना। तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि देखो आप लोगों ने जो पढ़ा है, जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं, वो किस पे अप्लाई होता है, मोशन में जो पार्टिकल होता है उस पे अप्लाई होता है। तो जब पार्टिकल यहाँ पे आपने ऐसा मान लिया कि ग्राउंड पे आके रुक चुका है, तो ये पार्टिकल मोशन में है क्या, इस पे तो हम मोशन ऑफ इक्वेशन यूज ही नहीं कर सकते। यानी हम मोशन ऑफ इक्वेशन जो यूज कर रहे हैं वो किसके बीच में कर रहे हैं, यानी जस्ट कोलाइड करने वाला होगा, जस्ट वो माइक्रो या मिली जो भी सेकंड का फासला रखिए कोलाइड करने के बाद और करने से पहले, यानी जस्ट कोलाइड करने वाला होगा सरफेस से, उसी पॉइंट को हम बात करेंगे कि उस पॉइंट पे पार्टिकल के पास कितनी वेलोसिटी होगी। क्योंकि हम पार्टिकल को ऐसे फेंकेंगे पार्टिकल वापस आएगा, तो जब हाथ पे इसे गिरने वाला होगा उस समय इसकी कुछ वेलोसिटी होगी ना, वही वेलोसिटी हमें बताना है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे v से डिनोट किया है। तो हमें यही v कैलकुलेट करना है कि जब पार्टिकल अपने इनिशियल जहां से फेंका था वहां आया है, तो उस पॉइंट पे जब आया होगा तो उसके पास कितनी वेलोसिटी होगी ग्राउंड से कोलाइड करते टाइम पे। समझ में आया? कोलाइड करने से जस्ट पहले की बात हो रही है, आप कोलाइड बिल्कुल भी ना कर पाए, जस्ट पहले की बात हो रही है, तभी तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। समझ में आया? तो यहां पे भी आसान है एकदम बिल्कुल सा। अब देखिए, अब यहां सोल्व करने के लिए आप या तो ए और सी पॉइंट, क्योंकि यहां पे जो आपको इंफॉर्मेशन दे रखा है वो ये है कि आप सी पॉइंट की वेलोसिटी बताइए। यही हो गया ना कि जब पार्टिकल फाइनल पॉइंट यानी सी पॉइंट पे होगा तो उस समय उसके पास कितनी स्पीड होगी। एक्चुअली वेलोसिटी नहीं, स्पीड की बात की गई है, तो यहां पे हम सीधा मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं। तो यहां पे जरा ध्यान दीजिए, यहां पे सी पॉइंट की बात हो रही है, इसका मतलब हमें सी पॉइंट तो लेना ही पड़ेगा, हम जो दो पॉइंट का सिलेक्शन करेंगे। समझ में आया? इससे पहले जो आपने देखा होगा, हमें कैलकुलेट क्या करना था एक पार्ट में, सेकंड या थर्ड पार्ट जो भी था, कि ए से सी जाने में पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट भी क्वेश्चन में ही हिंट दे रखा था, तो वहां पे हमने ए और सी पॉइंट सेलेक्ट कर लिया था। लेकिन यहाँ पे हमें केवल ये दे रखा है हिंट क्वेश्चन में कि जब पार्टिकल सी पॉइंट पे होगा तो इसके पास कितनी वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी हमें बताओ। समझ में आया नहीं आया? यानी हमें केवल सी पॉइंट लेना है, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है कि आप जो भी दो पॉइंट ले रहे हो उसमें तो सी पॉइंट आप रखोगे, तभी आप वी कैलकुलेट कर पाओगे, क्योंकि सी लेंगे तभी तो इसका वी आएगा। अगर हम सी पॉइंट ही नहीं लेंगे इनिशियल और दो पॉइंट में, तो फिर वी आएगा नहीं इक्वेशन में। समझ में आया? तो यानी एक पॉइंट सी तो पता चल चुका है, अब इनिशियल पॉइंट हमें सेलेक्ट करना है कि हम किन दो पॉइंट के बीच में लेंगे। ये पहले आपको समझ में आया कि हमने सी क्यों फिक्स कर दिया, क्योंकि सी हम लेंगे पॉइंट में तभी हमारे पास v वाला टर्म इक्वेशन में आएगा, फाइनल वेलोसिटी या इनिशियल जो भी होगा। समझ में आया? यानी सी पॉइंट तो हमें कैलकुलेशन में लेना ही है, बस हमें एक और पॉइंट इनिशियल लेना है। तो अब देखिए इनिशियल पॉइंट आप b भी ले सकते हैं, a भी ले सकते हैं, तो डिपेंड करता है कि किस पॉइंट पे आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन पता है, उसके करस्पॉन्डिंग हम काम करते हैं। क्योंकि हम जब भी वेरिएबल कैलकुलेट करने जाते हैं तो कोशिश यही करते हैं कि दूसरा कोई वेरिएबल ना आए, क्योंकि हम तो एक खोज करने निकले ही है, दूसरा भी अगर आ गया तो फिर हम फंस के रह जाएंगे ना उसमें। तो हम कोशिश यही करेंगे कि हम दूसरा इनिशियल पॉइंट, यानी एक पॉइंट तो फिक्स है, दूसरा पॉइंट हम वैसा पॉइंट ले जिस पे इंफॉर्मेशन ज्यादा पता हो। तो यहाँ पे हमें दो ही पॉइंट दिख रहा है, वैसे बीच में भी बहुत सारा पॉइंट होगा, लेकिन वो अपने कोई काम का नहीं है। यानी यहाँ की बात करें तो बी और सी, ए पॉइंट में से, ये दोनों पॉइंट में से कोई भी एक दूसरा पॉइंट ले सकते हैं। एक तो सी फिक्स है, बस एक और पॉइंट बी या सी पॉइंट का, ए पॉइंट का सिलेक्शन कर ले। क्लियर है? तो अब देखिए अगर मैं बी पॉइंट लेता हूं तो इस पॉइंट का मुझे वेलोसिटी पता है, क्लियर है, और बी से सी जाने में कितना टाइम लग रहा होगा ये भी मुझे पता है। पता है या नहीं पता है? क्लियर है ना? क्यों पता है? क्योंकि हमने अभी भी कैलकुलेट किया था कि बी से सी जाने में कितना टाइम लग रहा होगा, 2 सेकंड। कैसे पता चला? क्योंकि ए से बी जाने में 2 सेकंड आया था और फिर ए से सी जाने में 4 सेकंड लगा था, और हमने बात भी किया था जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतने टाइम नीचे आने में भी लगता है। क्लियर है? तो यहाँ पता है मुझे बी से सी जाने में टाइम पता है, इनिशियल जो 20 पॉइंट लेते हैं इसकी वेलोसिटी भी पता है। तो मुझे बी पॉइंट अगर सी पॉइंट लेता हूं तो v = u + 80 लगा सकता हूं। समझ में आया? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है। क्योंकि अगर हम B और C पॉइंट लेते हैं तो इनिशियल पॉइंट हो जाएगा B, क्योंकि पार्टिकल B एंड C पॉइंट में पहले B पे था, बाद में C पे गया। समझ में आया नहीं आया? तो यहां से तो कैलकुलेशन आ रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि अगर A पॉइंट हम लेते तो कैसे करते। तो अगर मैं A पॉइंट और C पॉइंट लेता, क्योंकि C तो लेना ही है, क्योंकि हमें C पे कैलकुलेशन करना है, बस दिक्कत था A पॉइंट कौन सा लूं। तो अगर B पे लिया तो कैलकुलेशन तो हो ही गया, लेकिन अब देखते हैं A को अगर मैं लूंगा तो कैसे कैलकुलेशन करूंगा। तो अगर आप A को लेते हैं तो A और C में हमें कैलकुलेशन करना है फाइनल वेलोसिटी।
फाइनल क्यों? क्योंकि इनिशियल पॉइंट ए है, पहले पार्टिकल ए पे था, बाद में पार्टिकल सी पे गया है, तो सी हो गया फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी पता करना है, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है और ए से सी जाने में टाइम भी पता है 4 सेकेंड, किया था ना कैलकुलेट, तो हम आराम से ए भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसका भी यूज करके। तो चलिए आप या तो ए सी के बीच में लगा ले या फिर बी एंड सी के बीच में लगा ले, दोनों से आंसर सेम आएगा। जब आप बी एंड सी पॉइंट लेते हैं तो टाइम आप 2 सेकंड लेंगे, क्योंकि यहां से यहां पार्टिकल को आने में 2 सेकंड लगा था। लेकिन आप अगर ए और सी पॉइंट के बीच में इक्वेशन लगाते हैं तो आपको टाइम 4 सेकंड लेना पड़ेगा, क्योंकि पार्टिकल को ए से सी जाने में कितना टाइम लगा था? 4 सेकंड लगा था। क्लियर है? तो हम यहाँ पे बात करेंगे ए से लेकर के सी पॉइंट के बारे में। वो क्यों हम बात करें अभी उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि हमें कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट भी देखना है। समझ में आया? तो हम ए और सी पॉइंट के बारे में जब बात करेंगे तो ये बताइए, सबसे पहले हमें ए और सी पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, हमें फाइनल कैलकुलेट करना है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? v इजिकल्स टू यू प्लस ए टी, क्योंकि टाइम पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, v आराम से आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ v इजिकल्स टू यू प्लस ए टी। ये समझ में आया कैसे सिलेक्शन किया फॉर्मूले का? जो हमें इन्फॉर्मेशन पता था उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा फॉर्मूला अच्छा होगा वो सेलेक्ट किया। आप चाहते तो s इजिकल्स टू यू टी प्लस हाफ स्क्वायर कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है और s वाले फॉर्मूले में तो वेलोसिटी फाइनल आता ही नहीं है, उसमें तो इनिशियल वेलोसिटी आता है ना, इसलिए हम उस फॉर्मूले का यूज ही नहीं कर सकते। फिर दूसरा आता है वी स्क्वायर इजिकल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज करो ना। हाँ, तो डेफिनेटली कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, एग्री है 100%। समझ में आया? लेकिन हम चाहेंगे ये यूज करें, ये आसान लग रहा है, क्योंकि जो दूसरा वी स्क्वायर लिख रहे हैं उसमें स्क्वायर वगैरह करना पड़ता है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो हम इससे भी बचना चाहेंगे हमेशा। तो चलिए वी लिखते हैं। अब देखो ए और सी पॉइंट में इनिशियल पॉइंट ए है, क्योंकि पार्टिकल ए पे पहले था, बाद में सी पे गया, तो फाइनल पॉइंट हो गया सी। तो अगर मैं पहले बात करूँ ए पॉइंट की वेलोसिटी की, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितना है? ऊपर की तरफ, ऊपर हमने लिया था पॉजिटिव, इसका मतलब प्लस 20 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। अगर मैं v की बात करूं, सॉरी ये u लिखा, और v की बात करूं तो देखिए a और c पॉइंट की बात में बात कर रहे हैं, तो v तो मुझे कैलकुलेट ही करना है। अब चलिए a के बारे में बात करते हैं, तो a कितना होगा? नीचे की तरफ है, नीचे हमने निगेटिव लिया था, इसका मतलब -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टाइम बताइए, तो जो पॉइंट हम ले रहे हैं उसमें कितना टाइम लग रहा होगा जाने में? तो a से c जाने में कितना टाइम लगा था? 4 सेकेंड हमने कैलकुलेट किया है, तो t इज 4 सेकेंड। अब चलिए सभी डाटा को क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो बताइए v कितना है, हमें कैलकुलेट करना है। अब बताइए u कितना है? 20, जो कि ऊपर की तरफ पॉजिटिव, प्लस एक्सेलरेशन -10 इंटू टाइम कितना है? 4 सेकेंड। क्लियर है? तो यहाँ से v इज इक्वल टू कितना आ गया? 20 - 40, यानी v की वैल्यू आ गई -20 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ बताइए, यहाँ तो v आ गया, यानी ये तो आ गया -20, यानी ये तो वेलोसिटी है, क्योंकि हमें तो स्पीड कैलकुलेट करना था। तो हम लोग जानते हैं स्पीड जो होता है वो क्या होता है? वेलोसिटी का ही तो मैग्नीट्यूड होता है, और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? एक तरह से बोल सकते हैं इसको, मैग्नीट्यूड सिंपल क्या करता है, जो निगेटिव रहता है उसको पॉजिटिव कर देता है। यानी -20 है तो इसको मैं बोल सकता हूँ स्पीड जो होगा वो 20 मीटर पर सेकेंड होगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो अब देखिए, कुछ आप देख पा रहे होंगे कि पार्टिकल को हमने ए पे फेंका था 20 मीटर पर सेकेंड से, फिर सेम पॉइंट पे जब वापस रिटर्न नीचे की तरफ आया है तो सेम आया वेलोसिटी। देखिए नीचे, सॉरी वेलोसिटी नहीं, स्पीड तो सेम है 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो माइनस आया है। माइनस क्यों आया है? तो ये ध्यान से समझिएगा, जब पार्टिकल को हमने फेंका था तो ये ऊपर की तरफ गया था, कितना से? 20 मीटर पर सेकेंड, और ऊपर को हमने क्या लिया था? पॉजिटिव। समझ में आया? लेकिन जब पार्टिकल वापस जब इस पॉइंट पे आया होगा तो ये नीचे की तरफ जा रहा होगा ना, और नीचे को हमने क्या लिया था? नेगेटिव, इसलिए ये साइन नेगेटिव आया है। क्योंकि हम लोग जानते हैं ये जो था एक वेक्टर फॉर्मूला ही तो था, हमने समझा था, इसमें हर एक चीज वेक्टर रखते हैं, तो ये जो देगा हमेशा, आप जो साइन के साथ वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये जो आंसर देता है वो साइन के साथ ही आपको आंसर देगा। तो ये माइनस का मतलब बस ये है कि ये जो पॉइंट है फाइनल सी पॉइंट, यानी जहां से फेंके हैं वापस जिस पॉइंट पे आया है उस पॉइंट पे वेलोसिटी स्पीड जो होगी वो 20 होगी, बट ये किधर होगी? नीचे की तरफ, यानी निगेटिव साइन डिसाइड कर रहा है ये नीचे होगा। क्यों? क्योंकि आपने नीचे को निगेटिव लिया था, इसलिए फॉर्मूला आपको बता रहा है कि ये नीचे की तरफ आएगा 20। यानी यहां से जो स्टैंडर्ड रिजल्ट आया वो ये आया, जैसे कि पहले में हमने देखा जितने टाइम जाने में लगता है उतने ही आने में लगता है। समझ में आया? और फिर दूसरा पॉइंट यहां से निकल के आया कि आप अगर किसी पार्टिकल को जितनी वेलोसिटी से इनिशियली ऊपर फेंकेंगे, वापस जब आएगा तो सेम पॉइंट पे पार्टिकल का स्पीड सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। अगर आप ऊपर फेंकेंगे तो वापस से जब नीचे आएगा तो नीचे होगा ना, तो ये स्पीड मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। यानी मैं सीधा बोल सकता था यहाँ पे कि ए पे 20 से फेंके हो तो सेम जब वापस सी पे आएगा तो 20 होगा, लेकिन नीचे होगा। क्लियर है? वही चीज यहाँ पे बता रहा है।
तो ये हम स्टैंडर्ड रिजल्ट में एक डायग्राम बहुत ही अच्छे तरीके से बनाएंगे लास्ट में जब क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, उसके बाद सभी को मर्ज करके। समझ में आया? बस अभी हम थोड़ा थोड़ा समझते हुए चल रहे हैं कि क्या हम स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए आप इसको पहले नोट करिए। 5th पॉइंट के बारे में आप तो समझ ही चुके होंगे, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे और 6 वाले पॉइंट को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले इसको आप नोट करिए पहले तो। इसके बाद क्या कौन सा पार्ट था? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन लास्ट 1 सेकेंड ऑफ कंप्लीट मोशन। इसका क्या मतलब है? अब देखिए लास्ट 1 सेकेंड, अब आपको 1 सेकेंड सुन के ही माइंड में ये तो जल जाना चाहिए था कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। पॉइंट सेलेक्ट करे या ना करे, 1 सेकेंड जैसे ही सुना माइंड में एक चीज जरूर जलता है। क्या जलता है बताइए? हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। अब देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन 3 पढ़ा था, उसके अलावा एक nth वाला फॉर्मूला पढ़ा था, s nth, और वहां पे हमने बोला था कि जब भी 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तो हम nth वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। और यहाँ जो क्वेश्चन में बोला गया है वो ये बोला गया है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन लास्ट 1 सेकेंड। तो लास्ट 1 सेकेंड का मतलब क्या हुआ? यानी जब पार्टिकल मोशन जो जितना टाइम तक कर रहा है उतने देर में जो भी टाइम लिया होगा वो लास्ट सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं कुछ चीजें मिटा देता हूं ताकि अच्छे से डायग्राम समझने को मिले। तो जरा देखिए, थोड़ा यहाँ पे जी को भी हटा दो, या चलिए एच को मैं हटा देता हूं ताकि मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया था ना, इसको मैं हटाता हूँ। और 20 तो लिखना ही है। 20 क्यों लिखना है? क्योंकि हमने फेंका भाई, ये नहीं, ये तो गिवन है ना क्वेश्चन में, ये तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए टी को भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब चीजों को समझते हैं। ये बोला गया है, अब जी को भी थोड़ा हटा दीजिए, थोड़ा सा सही लगेगा, है ना। यहाँ पे जी कितना था मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि यूज करेंगे तो समझ में आए। जी जो है वो नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए जी की वैल्यू अगर ना गिवन हो ना तो आप 9.8 लेके सोल्व करेंगे, समझ में आया। लेकिन ज्यादातर आपको 10 गिवन ही होगा क्वेश्चन में, अगर आपको जी अगर 10 यूज करवाना होगा तो। समझ में आया? बस आप इतना ध्यान रखें, नहीं गिवन हो क्वेश्चन में जी की वैल्यू तो आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेकर के सोल्व करेंगे। बस क्लियर है यहाँ तक। तो अब चलिए हम देखते हैं कि लास्ट 1 सेकंड का क्या मतलब है। तो अब देखिए हमने अभी देखा था पार्टिकल को ए से सी तक जाने में, यानी ए से ऐसे घूम करके ऐसे सी तक पहुंचने में 4 सेकंड लगा था। तो 4 सेकंड लगा था ना, तो 0 देखिए 0 सेकंड से 1 सेकंड, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यानी लास्ट सेकंड कौन सा होगा? 3 से लेके 4 सेकंड ही तो लास्ट सेकंड होगा। यानी ये पूछ रहा है आपसे सीधा, ऐसा ना पूछ के घुमा दिया है थोड़ा कि लास्ट 1 सेकंड बताओ। तो लास्ट 1 सेकंड कौन सा सेकंड होगा? 4th सेकंड होगा ना। यानी आपसे सिंपल ये पूछ रहा है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताओ इन 4th सेकंड। अब 4th सेकंड का क्या मतलब हुआ? nth वाला यूज करना है या नहीं? s वाला यूज करेंगे या nth वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? तो हमें पता है कि 1 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग nth वाला फॉर्मूला आराम से यूज कर सकते हैं। और ये 4th बोल रहा है, देखिए एक होता है इन 4 सेकेंड, एक होता है इन 4th सेकेंड। तो ये 4th सेकेंड की बात कर रही है क्योंकि ये लास्ट सेकेंड का बात कर रहा है, और लास्ट सेकेंड 4th सेकेंड ही तो होगा क्योंकि टोटल मोशन में कितना टाइम लगा है? 4 सेकेंड, जिसमें लास्ट सेकेंड का मतलब क्या हुआ? देखिए 4 सेकेंड का मतलब क्या हुआ? 0 से 1 गया होगा, 0 सेकेंड से 1, फिर वहां से 2, 2 से 3, 3 से 4, टोटल टाइम इस तरह से गया है ना। तो लास्ट सेकेंड कौन सा है? 4th है ना। यानी लास्ट सेकंड यानी 4th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछ रहा है। तो देखिए पार्टिकल ए से बी जाने में 2 सेकंड लिया था, फिर बी से सी जाने में कितना सेकंड लिया होगा? 2 सेकंड हमने देखा था। तो यहां से लेके यहां तक यानी t इज इक्वल्स टू, यहां पे मैं बोल सकता हूं t इज इक्वल्स टू कितना है? 1 सेकंड। और फिर यहाँ पे t इज इक्वल्स टू हाइएस्ट पॉइंट पे जो गया है वो 2 सेकंड ले चुका है, और ये t इज इक्वल्स टू 3 सेकंड, और यहाँ t इज इक्वल्स टू 4 सेकंड बाद पार्टिकल फिर वापस सी पॉइंट पे आ चुका है। समझ में आया? तो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं। देखिए क्या होता है, यहाँ पे सिमेट्री होता है। आपने देखा होगा जैसे इधर मोशन हो रहा है वापस आते समय सिमेट्री से ऊपर की तरफ से हो रहा है। समझ में आया? तो यहाँ देखिए यहाँ पे एक सिमेट्री ये होता है, हमने 1 सेकंड यहाँ पे लिया है तो इसके जस्ट अपोजिट इस साइड वापस आते समय 1 सेकंड 2 सेकंड, यानी यहाँ से यहाँ जाने में जितना टाइम लिया होगा उतना ही टाइम यहाँ से फिर वहाँ सेम पोजिशन पे आने में भी लेगा। यानी अगर 1 सेकंड यहाँ है तो 2 सेकंड यहाँ होगा, फिर यहाँ देखिए 1 से यहाँ जाने में 1 सेकंड और लिया, इसका मतलब 2 से नीचे आने में 1 सेकंड नीचे आएंगे, 3 सेकंड जस्ट 1 के अपोजिट में होगा। यह स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हम लोग स्टैंडर्ड डायग्राम में समझेंगे। अब चलिए हम फोकस करते हैं कैलकुलेशन पे। हमें बोला गया है 4th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट बताओ लास्ट 1 सेकंड। तो लास्ट 1 सेकंड क्या हुआ? 3 सेकंड से लेके 4 सेकंड तक तो ही लास्ट होगा ना। समझ में आया? क्योंकि nth वाले का मतलब होता है 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट अगर कैलकुलेट करना है, यानी 4 सेकंड जहां से स्टार्ट हुआ है वहां से लेके जब तक खत्म हुआ है वहां तक का डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो यहाँ 3 सेकंड कंप्लीट हो चुका है, इसके नीचे 4 सेकंड स्टार्ट हुआ और यहाँ पे 4 सेकंड कंप्लीट हो चुका है, यानी इस बीच का मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, यानी 4th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। यानी 3 से लेके 4 तक कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। समझ में आया नहीं आया?
समझ में आया? तो हमें सिंपल n की वैल्यू कितना दे रखा है, यानी 4th सेकंड का हो गया ना, और 4th सेकंड का मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू 4, क्योंकि जिस सेकंड में हमें कैलकुलेट करना होता है n की वैल्यू वही होती है। और यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, s nth वाला, जिसका फॉर्मूला क्या होता था, u प्लस a/2 इंटू 2n-1। कोई डाउट है इसमें? समझ में आया नहीं आया? u क्या है, तो देखिए a पे हमने फेंका था इनिशियल, यही होगी ना 20, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ समझाने वाला इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। अब बताइए एक्सेलेरेशन को क्या लिखेंगे, एक्सेलेरेशन पता है g है नीचे की तरफ, और नीचे हमने निगेटिव लिया है, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और n की वैल्यू जैसा कि अभी अभी देखा था 4 है, क्योंकि हमें 4th सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, इसमें रख दीजिए। तो यहाँ पे n 4th सेकेंड, अब देखिए ये 4th सेकेंड ना बोल के क्या बोला था, लास्ट सेकेंड, तो हमें इसमें सोचना पड़ा था कि टोटल मोशन में टाइम कितना लग रहा है, तो हमें पता कंप्लीट मोशन में 4 सेकेंड लग रहा है, यानी लास्ट सेकेंड कौन सा होगा, 4th सेकेंड, तो यहाँ n की वैल्यू 4 हो गई। अब ये यहाँ u की वैल्यू लिखिए 20 प्लस a की वैल्यू -10, साइन जरूर ध्यान रखें, फिर 2 इंटू 4 फिर -1, ठीक है। अब जरा इसको सोल्व करेंगे तो 2 ये से 5 टाइम्स कैंसिल होगा, -5 इंटू 4 इंटू 2 8 होगा, फिर माइनस अगर 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी 7। अब जरा ध्यान दीजिए s 4th अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से कितना आया, 20 इंटू 7 इंटू 5 35, तो यहाँ से आ जाएगा -15 मीटर। समझ में आया? अब देखिए यहाँ जो साइन आ रहा है ना, हर बार साइन आपको बस इतना बता रहा है, यानी निगेटिव है, और निगेटिव आपने जिधर लिया है उधर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी ये साइन आपको बस इतना कह रहा है कि आपने जो निगेटिव लिया था ना, जिधर भी लिया होगा, आपने जिधर भी निगेटिव लिया है, ये डिस्प्लेसमेंट उधर ही हुआ है। और हम देख भी पा रहे हैं कि 3 सेकंड पे पार्टिकल यहाँ था, यानी 3 से 4 सेकंड में पार्टिकल नीचे की तरफ गया है, और डिस्प्लेसमेंट हम लोग जानते हैं, नीचे यहाँ पे निगेटिव लिया है और नीचे की तरफ गया है, मतलब निगेटिव हुआ होगा। समझ में आया नहीं आया? इसीलिए, और जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 15 मीटर, यानी पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाने में इसके डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 15 मीटर हुआ है। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? किस तरह से हम SN का यूज कब करते हैं, S का यूज कब करते हैं, जब 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट करना हो तब हम SN का फॉर्मूला का यूज करेंगे, और 1 सेकंड से ज्यादा का यूज करना, अगर हमें कैलकुलेट करना हो डिस्प्लेसमेंट, तो हम S = UT + ½ AT² यूज करते हैं। और यहाँ लास्ट सेकंड का कैलकुलेट करना था, यानी 1 सेकंड हुआ उसमें, इसलिए हमने nth वाला फॉर्मूला यूज किया। कंसेप्ट क्लियर है या नहीं? क्लियर है? तो अब इसको फटाफट पहले नोट करिए, हम लोग फिर उसके बाद बढ़ते हैं 7th वाले पोर्शन की तरफ। अगर कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल उसको ढूंढें, और जो भी आपका डाउट होगा वो हम लोग कहीं ना कहीं तो जरूर डिस्कस कर चुके होंगे, उस वाले फोकस, उस वाले पॉइंट पे जरूर से करें, क्योंकि अभी डाउट अगर आप पाल लिए, यानी अपने अंदर रख लिए डाउट को, तो फिर आगे वाले टाइम में थोड़ा सा तकलीफ जरूर होगा आपको, है ना? इसलिए डाउट बिल्कुल भी ना रखें। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन पार्टिकल, अच्छा 3 सेकेंड में, ठीक है, ये तो आसान है, बहुत ही आसान। अब देखिए हम लोग अभी बात किए थे इन 3 सेकेंड, इन 3rd सेकेंड, दो अलग अलग चीजें हैं, यानी इन 3rd सेकेंड बोला जाए, यानी 3 सेकेंड में केवल डिस्प्लेसमेंट बताओ, इसके लिए nth वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। और इसमें बोला गया है इन 3 सेकेंड, इसका मतलब 0 से लेकर 3 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो यहाँ 1 सेकेंड से ज्यादा का इंटरवल है ना, तो हम nth वाला नहीं यूज कर सकते। फिर कौन सा वाला यूज करना पड़ेगा बताइए, S = UT + ½ AT², क्योंकि यही तो एक फॉर्मूला है जिससे डायरेक्ट हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, टाइम की हेल्प से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब इतना तो क्लियर हो गया होगा ना, हम nth वाला कब यूज करते हैं, जब 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो। लेकिन जब हमें 1 सेकंड से ज्यादा का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होता है तो हम वहां पे nth वाला फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते, फिर हमें कौन सा करना होता है, S = समझ में आया। तो यहाँ पे बोला गया है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 3 सेकंड में कितना होगा। तो अब देखिए थोड़ा सा डायग्राम अब हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने कैलकुलेट करके सीख चुके हैं। बिल्कुल समझ में आया। तो यहाँ देखिए 3 सेकंड का मतलब क्या हुआ, पार्टिकल यहां से लेके यहां गया होगा 2 सेकंड, फिर यहां से लेके यहां तक, यानी जब पार्टिकल यहां पे होगा तो यहां से लेके यहां तक इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये पूछ रहा है ना। अब चलिए इसका मैं थोड़ा सा अगर अलग डायग्राम बनाऊं इससे हट के, तो उसको मैं कैसे बनाऊंगा, ये देखिए रफली डायग्राम बना रहा हूं। यहां से पार्टिकल ऊपर की तरफ कितना से गया था, 20 मीटर पर सेकंड, क्लियर है। फिर यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट पे गया, ये t = कितना सेकंड पे गया था, 2 सेकंड पे, क्लियर है। फिर यहाँ से जब वापस पार्टिकल आएगा तो t = कहाँ पे होगा, t = 3 सेकंड पे इधर कहीं होगा। क्यों, क्योंकि पार्टिकल t = 4 सेकंड पे इनिशियल पॉइंट पे था। समझ में आया नहीं आया, यहाँ तक t आने में कितना लिया था, 4 सेकंड। यानी हमें जो कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट 3 सेकंड में, और 3 सेकंड में देखिए पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ, और हमें पता है डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। समझ में आया। तो देखिए 3 सेकंड में इनिशियल पॉइंट तो ये है और फाइनल पॉइंट ये है, यानी हमें जो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में करना है। समझ में आया। तो ये देखिए कितना आ रहा है, यही होगा ना जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा 3 सेकंड में।
यहाँ तक कोई डाउट है? और हमने अभी अभी देखा था कि ये जो है वो कितना है, अभी आया था ना nth वाला 15 सेकेंड। तो हमें अब इस फॉर्मूले से कैसे, चलिए वो तो हमने कैलकुलेट किया था, लेकिन हम कैलकुलेट यहाँ पे करेंगे तो कैसे यूज करेंगे? तो हमें पता है 3 सेकंड का इंटरवल है, तो हम कौन सा लगाएंगे यहाँ पे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें कोई डाउट है किसी को? हो ही नहीं सकता। तो अब बताइए हम यहाँ पे जो हम फॉर्मूले लगा रहे हैं वो किसके बीच लगा रहे हैं? एक तरह से a पॉइंट और ये मान लीजिए कोई b पॉइंट ये था, और इसको मान लेते हैं कोई e पॉइंट बीच का, और ये c पॉइंट है। तो हम इक्वेशन जो लगा रहे हैं एक तरह से a पॉइंट और e पॉइंट के बीच में लगा रहे हैं ना। समझ में आया या नहीं आया? यानी 3 सेकंड पे जब पार्टिकल होगा तो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट ऐसा हमने लिया। तो u की वैल्यू कितनी है डायरेक्ट हम फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं क्या? चलिए लिख ही लेते हैं अभी। तो u देखिए a पे जो वेलोसिटी होगा वो इनिशियल ऊपर की तरफ, ऊपर हमने पॉजिटिव लिया था। अब देखिए चीजें हम हर एक चीज को डिस्कस कर चुके हैं, बार बार आप रिपीट नहीं कर रहे हैं, बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए हम क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आया? तो u ये लिया हमने, u यहाँ पे बताइए हमने इनिशियल पॉइंट इसको और फाइनल पॉइंट क्यों लिया इसको? क्योंकि हमने 0 से लेकर और 3 सेकंड तक कैलकुलेट करना है ना डिस्प्लेसमेंट। तो t इक्वल्स टू 0 पे इनिशियल पॉइंट, t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे फाइनल पॉइंट। समझ में आया? तो यहाँ से u हो गया ये। हमें ये फॉर्मूला क्यों यूज किया? क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना था और टाइम दे रखा था। हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो और टाइम दे रखा हो तो कौन सा फॉर्मूला सबसे अच्छा होता है बताइए? दूसरा फॉर्मूला एक और है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, लेकिन उसमें डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए। जो तो डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट करना था और हमें फाइनल वेलोसिटी भी पता होना चाहिए। तो इस पॉइंट पे बताइए वेलोसिटी पता है क्या? नहीं पता है। तो एक ही फॉर्मूला बचता है डिस्प्लेसमेंट का, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ तो कोई डाउट है? क्योंकि हमें टाइम पता है और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, तो सबसे अच्छा फॉर्मूला प्यारा सा यही होता है। समझ में आया? चलिए अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। हमें डिस्प्लेसमेंट तो ऑलरेडी कैलकुलेट करना है। टाइम कितना दे रखा है? 3 सेकंड। इन 3 सेकंड बोला गया है तो 3 सेकंड का इंटरवल है। यहाँ एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे तो यही -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि g नीचे की तरफ है। क्लियर है? अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करिए, s इज इक्वल्स टू u क्या लिखेंगे? अब चलिए यहाँ पे s को हमने क्या लिया है? d ना। चलिए वैसे लिख देते हैं। u कितना लिखेंगे आप? 20 प्लस 20 इंटू टाइम कितना है? 3 सेकंड, फिर प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है? -10, तो -10 इंटू 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये से कैंसिल होगा और यहाँ से देखेंगे तो 20 इंटू 3 60 हो जाएगा, माइनस ये 3 का स्क्वायर 9 और 9 इंटू 5 कितना होगा? 45। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एस की जो वैल्यू आया वो 15 मीटर आया, वो भी प्लस 15 मीटर। समझ में आया नहीं आया? तो प्लस का मतलब क्या हुआ कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो इनिशियल पॉइंट से ऊपर की तरफ हुआ है। क्लियर है? जबकि इससे पिछले वाले एग्जांपल में 3 से 4 सेकंड में इनिशियल पॉइंट 3 पे था, फाइनल पॉइंट 4 सेकंड पे था, नीचे की तरफ हुआ था, इसलिए -15। और ये चीज तो पहले ही बात कर चुके हैं कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर होगा। समझ में आया? यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 15 मीटर आया प्लस इसका मतलब इनिशियल पॉइंट से ऊपर की तरफ होगा जो कि 15 होगा। क्लियर है या नहीं है? तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं इन 3rd सेकंड होता तो मैं nth वाला यूज करता, इन 3 सेकंड है, इसका मतलब 0 से लेके 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये था, ये दोनों के बीच में जो भी गैप होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वही तो होगा डिस्प्लेसमेंट, जो कि यहाँ पे 15 मीटर के इक्वल आ गया, जो कि 4th सेकंड के भी इक्वल होगा। हमें अभी कैलकुलेट किया था, वहां पे बस निगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, क्योंकि 4th सेकंड में 3 सेकंड और 4 सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो 3 सेकंड से नीचे की तरफ गया था, इसलिए निगेटिव हो गया। यहाँ पे हम इन 3 सेकंड बात कर रहे हैं, इसका मतलब 0 से लेके 3 सेकंड तक, तो 0 यहाँ था, 3 इसके ऊपर ही है ना, इसलिए ये पॉजिटिव आ गया। क्लियर है यहाँ तक? तो आप इसको अभी नोट करिए, उसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट 8 वाले पार्ट पे मूव करते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे। आई होप कि अभी तक आपको समझ में तो ये आ ही चुका होगा कि हम लोग किस तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर रहे हैं, किस तरह से पॉइंट का सिलेक्शन कर रहे हैं, किस तरह से उसमें प्लस माइनस को ध्यान रखने साइन कन्वेंशन को यूज करके। समझ में आया? और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस तरह से हम लोग फॉर्मूले का सिलेक्शन कर रहे हैं। क्लियर है? तो आप इसको पहले नोट करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट के बारे में देखते हैं। उसमें क्या बोला गया क्वेश्चन में, आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। उसमें बोला गया है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन फर्स्ट 3 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ
यानी डिस्प्लेसमेंट इस बार नहीं है, आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। इस बार डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस बोला गया है, और हम लोग जानते हैं डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा और हमेशा पॉजिटिव ही होता है। यानी डिस्प्लेसमेंट हमें थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन डिस्टेंस के लिए करना होगा। यहाँ तक समझ में आया? अब डिस्टेंस के लिए आपको क्या सोचना है, किस तरह से कैलकुलेशन करना है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं सबसे पहले तो डायग्राम बनाना है, क्योंकि इसके बगैर हम लोग बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। डायग्राम से ही हमें हिंट मिलता है कैसे क्या मोशन हो रहा है। तो जैसा कि अभी आपने बात किया, पार्टिकल ऐसे गया यहाँ पे ऊपर, फिर वापस सेम पॉइंट पे आ गया, समझ में आया? और सेम पॉइंट पे यहाँ पे नीचे की तरफ वेलोसिटी होगा v, जो कि कितना आया था 20 मीटर पर सेकेंड ही आया था नीचे की तरफ, समझ में आया? तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि पार्टिकल ने 3 सेकंड में, यानी स्टार्टिंग के 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो सबसे पहले टाइम को आप क्या करें, इस वाले डायग्राम पे थोड़ा सा शो कर ले। तो देखिए t = 0 पे पार्टिकल कहाँ था, a पॉइंट पे, ये मान लीजिए b पॉइंट, ये मान लीजिए c पॉइंट, जैसा कि अभी समझा था, समझ में आया? तो यहाँ पे t = 0 पे a पे था, फिर b पे t = 2 सेकंड पे पहुंच चुका था, और t = 4 सेकंड पे पार्टिकल कहाँ पे था, c पॉइंट पे। क्लियर हुआ? यानी हमें जो कैलकुलेट करना है t = 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो यहां से यहां 2 और 3 सेकंड कहां होगा, 2 और 4 सेकंड के बीच में ही होगा ना, यानी पार्टिकल यहां t = 3 सेकंड पे यहां कहीं होगा। यानी हमें जो कैलकुलेट करना है कि पार्टिकल यहां से यहां, फिर यहां से लेके यहां तक कितना चला होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। क्योंकि देखिए डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट 3 सेकंड का मतलब था कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का कितना डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट केवल इनिशियल फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का गैप कितना है, समझ में आया? लेकिन डिस्टेंस जो होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है, यानी पार्टिकल जैसे जैसे गया होगा उस पाथ का लेंथ कितना होगा। हम लोगों ने डिस्टेंस वाले टॉपिक में बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देख ले। जैसा कि मैं बोलता हूँ फिजिक्स हमेशा एक दूसरे से लिंक ही होता है, तो आपका क्लियर होना चाहिए हर एक कंसेप्ट, तभी आप हर एक टॉपिक पे अपना कमांड कर सकते हैं, समझ में आया? तो यहाँ देखिए, यहाँ पे बोला गया है डिस्टेंस, हम लोग जानते हैं डिस्टेंस जो होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है, यानी a से b जाने में और प्लस b से c जाने में, इसको चलिए मैं कुछ नाम दे देता हूँ, e पॉइंट दे देता हूँ। यानी b से e जाने में पार्टिकल जो भी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा दोनों का सम बताना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको बोल देता हूँ कि a से b जाने में d1 गया, फिर b से e जाने में मान लो d2 ट्रेवल किया, समझ में आया? तो हमें ये पता है, ये कैलकुलेट किया है कि d1 = कितना था 20 मीटर, वो हमने सबसे पहले पार्ट में कैलकुलेट किया था मैक्सिमम हाइट, समझ में आया? अब हमें बस B से लेकर के E तक कैलकुलेट करना होगा। तो अब जरा ध्यान से देखिए, B से लेके E तक जाने में पार्टिकल ने टाइम कितना लिया है, तो 0 से यहाँ A से B जाने में 2 सेकंड लिया, फिर B से E जाने में यहाँ 3 सेकंड पे है ना पार्टिकल, तो B से E जाने में कितना टाइम लिया होगा 1 सेकंड, क्योंकि 0 से 2 तो B तक में हो गया, फिर 1 सेकंड बचा ना 3 सेकंड के लिए, तो B से E जाने में 1 सेकंड लिया होगा। यानी हमें क्या एक्स्ट्रा यहाँ पे d2 कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि हम जब d2 कैलकुलेट कर लेंगे फिर d1 और d2 को ऐड कर देंगे, वही डिस्टेंस हो जाएगा, समझ में आया? लेकिन s = यहाँ पे हम क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि s जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है, लेकिन हमें यहाँ डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, समझ में आया? ये a से b तक हम डिस्प्लेसमेंट को ही डिस्टेंस क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि a से b तक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, और स्ट्रेट लाइन में बिना डायरेक्शन चेंज किए पार्टिकल जब चलता है तो जितना वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा वही डिस्टेंस भी हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? इसलिए हम a और b के बीच में सीधा डिस्प्लेसमेंट को ही डिस्टेंस बोल दिए, क्योंकि यहाँ a से b तक में जितना पार्टिकल चला होगा डिस्प्लेसमेंट वही डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल कहीं भी मुड़ा नहीं है, तो पाथ का लेंथ डिस्प्लेसमेंट के ही इक्वल आएगा, समझ में आया? लेकिन b से e जैसे हुआ तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हुआ होगा, क्योंकि नीचे की तरफ पार्टिकल गया है, लेकिन डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, इसको हमें ऐड ही करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो चलिए हम सबसे पहले d2 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो d2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो d2 देखिए क्या है, क्या उसके एक्चुअल मीनिंग देखिए। तो d2 जो है वो ऐसा बोल सकते हैं b से और e पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है? क्योंकि b से e तक पार्टिकल सीधा स्ट्रेट नीचे गया है, जितना डिस्प्लेसमेंट होगा b से e तक में वही डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में है। तो यहाँ कैलकुलेशन हम जो करने वाले हैं वो b और e पॉइंट के बीच में करने वाले हैं, और हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। और डिस्प्लेसमेंट का 2 फॉर्मूले, v² = u² + 2as, जिसमें हमें फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। तो यहाँ देखिए e पॉइंट फाइनल पॉइंट होगा ना b और e पॉइंट में, तो e पॉइंट की वेलोसिटी पता है क्या? नहीं पता। यहाँ पे जो भी वेलोसिटी नीचे होगा हमें नहीं पता कितना होगा, तो हम v² वाला यूज नहीं करेंगे। फिर दूसरा फॉर्मूला कौन सा बचता है, s = ut + ½ इसका यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमें b से लेके e तक जाने में टाइम पता है, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे v हम लोग जानते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है 0, और हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ बताइए u की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, तो b और e पॉइंट में इनिशियल पॉइंट कौन सा है b,
क्योंकि हमने बात किया था कोई पॉइंट इनिशियल इसलिए नहीं होता कि हमने पार्टिकल को वहां से फेंका है। इनिशियल पॉइंट इसलिए इनिशियल होता है, आप जो भी 2 पॉइंट लिए हैं उसमें पहले जिस पॉइंट पे पार्टिकल गया होगा वो इनिशियल पॉइंट होता है। तो यहाँ देखिए बी और ई पॉइंट में पार्टिकल पहले किस पे है, ई बी पे, उसके बाद ई पे गया है ना, तो ई बी हो गया इनिशियल पॉइंट और इसके करस्पॉन्डिंग जो भी वेलोसिटी होगी उसको बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, जो कि हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी है जो कि 0 है, तो यू यहाँ पे 0 हो गया। टाइम की अगर बात करें तो आप जिस 2 पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं उस बीच में जाने में कितना टाइम लगा है वो टाइम होता है, समझ में आया। तो यहां हमने बी और ई पॉइंट लिया है, तो ये बताइए बी से ई जाने में क्या आप 3 सेकंड लिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं। बी पे 2 सेकंड हो चुका था और ई पे जाने में 3 सेकंड हुआ है, यानी बी से ई जाने में कितना टाइम लगा है, इंटरवल बताइए, 1 सेकंड ना। तो यहां पे आप बोल सकते हैं जो टाइम है वो 1 सेकंड है। समझ में आया, टाइम समझ में आया। हमने लगाया कि बी से लेके ई तक जाने में कितना टाइम लगा, तो यहाँ 0 से यहाँ 2 सेकंड और 2 से लेके यहाँ तक 3 सेकंड लगा है, यानी 1 सेकंड ही तो लगा है ना बी से ई जाने में, समझ में आया। ठीक है, अब इतना अब एक्सेलरेशन हम लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा, तो नीचे की तरफ हम लोग जानते हैं जी है जो कि 10 दे रखा था और नीचे को हम लोग नेगेटिव लिए थे, इसलिए यहाँ पे -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब वैल्यू इसमें पुट करिए, यहाँ डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, d2, समझ में आया। तो चलिए मैं डिस्प्लेसमेंट को d2 लिख दिया, इज इक्वल टू यहाँ u 0 है तो 0 इंटू टाइम कितना है 1 सेकंड, तो यहाँ 1 सेकंड, 3 सेकंड आप नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ b से लेके e तक जाने में केवल इक्वेशन लगा रहे हैं तो 1 सेकंड ही तो लगा है, तो यहाँ 1 इतना टाइम हो गया, फिर प्लस हाफ एक्सेलरेशन की जगह -10 इंटू 1 का स्क्वायर। इसको सोल्व करिए, ये 5 टाइम से कैंसिल हो जाएगा और d2 आ गया कितना -5 मीटर। समझ में आया नहीं आया। तो देखिए माइनस साइन क्या बता रहा है, जैसा कि हमने बोला था माइनस साइन केवल डायरेक्शन बताएगा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो इनिशियल पॉइंट से नीचे की तरफ आया है। नेगेटिव का मतलब नीचे, क्यों, क्योंकि आपने नीचे लिया था इसलिए नेगेटिव आया, तो नीचे। अगर आपने नीचे पॉजिटिव लेते तो ये पॉजिटिव आता, समझ में आया। तो ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि आपने जिधर नेगेटिव लिया था ये डिस्प्लेसमेंट उधर ही हुआ है इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो इनिशियल पॉइंट बी ये रहा, इसके नीचे हुआ, ये तो समझ में आया। यानी स्पीड की जब हम डिस्टेंस की जब हम बात करेंगे तो केवल मैग्नीट्यूड देखेंगे। तो अब जरा ध्यान दीजिए, हमें कैलकुलेट करना था डिस्टेंस, समझ में आया नहीं आया, डिस्टेंस। और डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, ए से बी प्लस बी से ई। तो ये बताइए डिस्टेंस फ्रॉम ए से बी प्लस डिस्टेंस फ्रॉम बी से ई, जो ए से बी तक कितना आया 20 मीटर। क्योंकि डिस्टेंस के लिए प्लस हम केवल देखेंगे, माइनस साइन केवल साइन बताता है किधर हुआ है। तो यहाँ से यहाँ 20 चलेगा और फिर यहाँ से यहाँ फिर कितना चलेगा 5 चलेगा, तो यहाँ से 5 लिखेंगे, यानी आंसर जो होगा वो 25 मीटर आ जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट है। यानी डिस्टेंस के लिए आपको हर एक इंडिविजुअल पोर्शन को कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि जो अगर माइनस होगा और अगर आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं फिर वो डिस्टेंस माइनस हो गया है ना। तो डिस्टेंस के लिए स्ट्रेट पाथ सेलेक्ट करिए, यहाँ से जहाँ तक मोशन एक हो रहा है वहाँ तक, फिर जहाँ मुड़ा होगा वहाँ से लेकर दूसरे जहाँ तक कैलकुलेट करना होगा वहाँ तक अलग पोर्शन कैलकुलेट करिए, फिर हर एक चीज़ को पाथ के लेंथ को आप ऐड कर दीजिए, वो आपका डिस्टेंस मिल जाएगा। समझ में आया। तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग 9th पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं और उसमें देखते हैं कैसे कैलकुलेशन करेंगे। इसमें समझ में क्या आया नहीं, कोई डाउट है इसमें। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए सीधा एस इज इक्वल टू लगा दीजिए और डिस्टेंस के लिए आपको मोशन थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा डायग्राम के थ्रू कि पार्टिकल किस तरह से मोशन किया है, तभी आप हर एक सेक्शन के इंटरवल को कैलकुलेट करके फिर हर एक जैसे डिस्टेंस होता है हर एक पाथ के लेंथ को ऐड करना होता है, वैसे आप ऐड करके बता सकते हैं। समझ में आया। तो इसको पहले नोट करिए, हम लोग नेक्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में बोला गया है कि फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन लास्ट 2.5 सेकेंड। अब देखिए ये जितने सारे पोर्शन है ना, लास्ट के 2-3 सारा का सारा कंसेप्चुअल है। चलिए मैं इसको मिटा दूं तो ठीक है। अब जो भी लास्ट के पोर्शन है वो समझने वाला पोर्शन है, यानी आपको डायग्राम बना लेना चाहिए और जो भी हम लोगों ने टाइम कैलकुलेट किया है उस टाइम को हम लोगों को उस डायग्राम पे प्लॉट कर देना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि कहाँ से कहाँ हमें कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड डिस्टेंस टेबल बाय पार्टिकल इन लास्ट कितने सेकंड में कैलकुलेट करना है 2.5 सेकंड। तो आप फटाक से बिना कुछ सोचे समझे एक अच्छा सा प्यारा सा डायग्राम बनाइए ताकि आपको अच्छे से टाइम दिखा सके। तो हमें पता है पार्टिकल ऐसे गया, हाईएस्ट पॉइंट पे गया होगा, फिर वापस जहाँ से गया है, जहाँ से जाएगा वहीं आएगा ना, और जाएगा कहाँ, समझ में आया। तो ये ऊपर गया, ये नीचे आया, यानी पार्टिकल ये ए पॉइंट हमने लिया था, ये बी पॉइंट लिया था और ये सी पॉइंट लिया था। और हमने देखा था कि यहाँ पे भी सेम नीचे की तरफ होती है वेलोसिटी, जितना ए पे फिर सेम पॉइंट पे वापस जब आया होगा उतना ही नीचे की तरफ जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। समझ में आया। हमें कैलकुलेट करना है लास्ट 2.5 सेकंड में कितना डिस्टेंस टेबल किया होगा। तो जो भी हम लोग जानते हैं t इक्वल टू 0 पे कहाँ पे था, ए पे, t इक्वल टू 2 सेकंड पे कहाँ चला गया था, बी पे,
और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे कहाँ गया, चला गया था सी पे। हमें कैलकुलेट करना है लास्ट 2.5 सेकेंड। तो देखिए सी पॉइंट तक जाने में 4 सेकेंड लगा है ना, इससे जरा पीछे चलिए 2 सेकेंड पीछे, कितना यहाँ पे पहुंच जाएंगे। लेकिन हमें लास्ट 2.5 सेकेंड पे कैलकुलेट करना था, यानी हमें यहाँ से t इज इक्वल टू 1.5 बोल सकते हैं। यानी ये बोल सकते हैं कि हमें जो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है वो इस पॉइंट को मैं अगर कुछ नाम दे दूं, चलिए मैं एफ बोल देता हूं इसको। यानी हमें कैलकुलेट करना है कि एफ से बी और फिर बी से सी जाने में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। क्लियर है या नहीं है? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में बोला गया है इन लास्ट 2.5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस होगा। लास्ट 2.5 ना, तो लास्ट 2.5 कहाँ होगा, लास्ट से चलिए, दो यहां से लेके यहां तक 2 सेकेंड और 0.5 सेकेंड बचा ना, तो 0.5 सेकेंड यहां से फिर से यहां आ जाइए। यानी लास्ट 2.5 सेकेंड का मतलब हुआ कि यहां से यहां जो डिस्टेंस टेबल किया होगा प्लस यहां से यहां जो डिस्टेंस टेबल किया होगा वो बताओ कितना होगा। समझ में आया? तो चलिए मैं इस वाले डिस्टेंस का नाम दे देता हूं डिस्टेंस फ्रॉम एफ टू बी, और इस वाले डिस्टेंस का नाम दे देता हूं डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी। डायग्राम समझ में आया क्या है, नहीं है? समझ में आया या नहीं? हमें 2.5 लास्ट के करना था, तो लास्ट से मूव करिए 2 पॉइंट नीचे, और 2.5 में 0.5 बचा तो 0.5 और नीचे आएंगे। यानी हमें एफ पॉइंट से ऐसे पार्टिकल गया, ऐसे नीचे आया, इसमें कितना चला होगा हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हमें इस वाले पोर्शन को प्लस यहाँ बी से सी वाले पोर्शन को कैलकुलेट करके ऐड करना होगा, क्योंकि डिस्टेंस होता है पाथ का लेंथ, और पाथ का लेंथ कैलकुलेट करके तो ऐड करेंगे। समझ में आया? जैसे हम लोगों ने पिछले वाले जो पार्ट था उसमें कैलकुलेट किया था 8 वाले में। क्लियर है? तो चलिए हम यहाँ फटाफट कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि हम लोग कैलकुलेशन किए थे पिछले जो भी पार्ट था उसमें हमने देखा था कि ये इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट यानी मैक्सिमम हाइट तक जाने में इसको कितना चलना पड़ा था, 20 मीटर। यानी एक तरह से हमें ये तो पता चल चुका है कि 20 ए से लेके बी तक 20 था, तो बी से लेके सी तक भी 20 ही होगा, क्योंकि ए और सी पॉइंट एक ही पॉइंट तो है। तो ये हमें डी बी सी पता चल चुका है 20 मीटर है। हमें बस ये कैलकुलेट करना है कि एफ से लेके बी तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, या बोल सकते हैं कि एफ से लेके बी तक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन गया है, यानी एफ से लेके बी तक जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वही तो हो जाएगा ना पार्टिकल का डिस्टेंस मैग्नीट्यूड के साथ। समझ में आया? तो हम यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे, किस पॉइंट के बारे में, एफ और बी पॉइंट के बारे में। और कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, तो हमें टाइम पता है। अब बताइए एफ और बी पॉइंट में आपको क्या इनिशियल वेलोसिटी पता है क्या? सोच के देखिए, इनिशियल वेलोसिटी पता है एफ पॉइंट पे? नहीं पता, यानी हम s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर तो नहीं लगा पाएंगे। फिर दूसरा फॉर्मूला कौन बचता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब बताइए उसमें भी इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, क्या वो लगा सकते हैं क्या? बताइए भाई, लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो फिर अब तो कोई फॉर्मूला ही नहीं बचा s इज इक्वल टू यूटी प्लस कैलकुलेट करने के लिए, s कैलकुलेट करने के लिए। तो बताइए कौन सा लगाइएगा? तो हमें एक चीज पता है, थोड़ा सा हिंट आप ले सकते हैं। हमने क्या बोला था कि यहां से पार्टिकल जितना गया होगा उतने ही टाइम लेता है नीचे आने में भी। समझ में आया? यानी मैं इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए ये भी बोल सकता हूं कि ये f है और ये g पॉइंट है। यानी यहाँ पे ध्यान से समझिएगा जो कॉन्सेप्ट है, हमने बोला इधर जैसे मोशन होगा एग्जैक्टली उधर भी वैसे ही मोशन होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ f से b तक जाने में कितना सेकंड लगा है, 0.5 सेकंड। इसका मतलब हुआ b से लेके g तक जाने में कितना सेकंड लगा होगा, 0.5 सेकंड। समझ में आया? सिमेट्री, जैसे इधर वैसे ही इधर। यानी मैं f से लेके b तक का कैलकुलेट करूं या फिर b से लेकर के g तक का कैलकुलेट करूं, बात बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं f से b कैलकुलेट करता हूं तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं होगा, लेकिन मैं b से लेके g तक कैलकुलेट करता हूं फिर मुझे b इनिशियल वेलोसिटी दे देगा। क्यों? क्योंकि b है हाईएस्ट वाले पॉइंट वाला और उसका वेलोसिटी 0 होता है। एडवांटेज समझ में आया क्या है स्टैंडर्ड रिजल्ट का? तो यहां से हम इसके बारे में बात ना करके हम किसके बारे में बात करेंगे, b से लेकर के g तक। ये चीज समझ में आया मैंने b से g क्यों किया? क्योंकि f से b जितना डिस्टेंस होगा उतना ही b से लेके g तक भी होगा, लेकिन हमें b से g तक में एक एडवांटेज मिल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी पता चल रहा है, जबकि हमें f से b में इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता था। समझ में आया? तो मैं इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग यहाँ बताइए, इनिशियल पॉइंट b है ना, पहले पार्टिकल b पे था फिर g पे गया था, तो इनिशियल वेलोसिटी में क्या लिख सकता हूँ, 0, क्योंकि b पे पार्टिकल 0 था वेलोसिटी इसका। समझ में आया? और b से लेके g तक जाने में कितना टाइम लगा होगा, जितना टाइम f से लेके b तक लगा होगा। समझ में आया? तो ये बताइए f से b तक जाने में यहाँ 1.5 है, यहाँ 2 सेकेंड है, 0.5 लगा होगा, यानी b से लेके g तक भी 0.5 ही लगेगा। यानी टाइम जो होगा कहां से कहां, b से लेके g तक, चलिए मैं t लिख देता हूं, 0.5 सेकेंड। क्लियर है या नहीं है? ठीक है। अब हम यूज कर सकते हैं s इज टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर, क्योंकि हमें टाइम पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है। क्लियर है या नहीं? ठीक है, तो मैं s इज टू यूज करता हूं यूटी प्लस हाफ एट टी स्क्वायर। समझ में आया? अब यहाँ पे हम लिखेंगे s, और s क्या है, यहाँ b से लेके g तक का वही लिख देंगे ना, d,
और फ्रॉम लिख दीजिए बी से लेके जी तक, जो कि किसके इक्वल होगा, एफ से बी तक का ही इक्वल। तो मैं चलिए सीधे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करता हूँ, डी बी से लेके जी तक इज इक्वल्स टू क्या लिखूँ, यू कितना दे रखा है यहाँ पे 0 इंटू टाइम कितना 0.5। यू 0 क्यों लिया, क्योंकि ये बी पे वेलोसिटी 0 था, फिर प्लस हाफ। अब देखिए एक्सेलरेशन मैं सीधा लिख देता हूँ, जी होगा नीचे की तरफ तो मैं -10 लिखूंगा इंटू 0.5 का स्क्वायर। कोई डाउट है यहाँ तक? अब चलिए इसको सोल्व करिए, ये 2 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से क्या आएगा -5 इंटू 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 0.25। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो डी बी से लेके जी तक जो आया वो आ गया -1.25 मीटर। अब माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो इनिशियल पॉइंट से नीचे की तरफ हुआ है, क्योंकि आपने निगेटिव लिया था तो इनिशियल पॉइंट बी था उसके नीचे ही हुआ है जी। समझ में आया? तो हमें पता है जो डिस्टेंस बी से लेकर जी तक होगा वही डिस्टेंस तो एफ से लेकर के बी तक भी होगा। क्लियर है? क्योंकि ये सिमेट्री से जितना इधर होगा उतने ही सेम इतने इधर भी होगा। तो यहाँ से अब हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि डिस्टेंस जो होगा वो लास्ट 2.5 सेकेंड में क्या हुआ, इसका मतलब 1.5 से लेके कहाँ तक 3-4 सेकेंड तक। तो यहाँ देखिए, यहाँ से सिंपल हम लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम एफ से लेके बी प्लस डिस्टेंस फ्रॉम बी से लेके सी। क्लियर है? और यहाँ डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं तो जो माइनस है केवल मैग्नीट्यूड बोलेंगे। तो यहाँ से 1.25 प्लस यहाँ 20 इज इक्वल्स टू 21.5 मीटर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यानी लास्ट 2.5 सेकंड में जो डिस्टेंस होगा वो होगा 21.5 मीटर, जो कि आंसर होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट के लिए हम सीधा इनिशियल फाइनल पॉइंट देखते थे, लेकिन डिस्टेंस के लिए हमें यह भी चेक करना पड़ रहा है कि पार्टिकल कहाँ से मुड़ा है, क्योंकि अगर पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज किया होगा फिर डिस्प्लेसमेंट हम कैलकुलेट करेंगे वो माइनस होकर आंसर आएगा, लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो हमें इस तरह से सेक्शन वाइज करके इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, जिसके लिए डायग्राम तो प्लॉट करना ही करना है। समझ में आया? तो चलिए इसको नोट करिए और आपको समझ में आ गया एफ बी हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि एफ बी के करस्पॉन्डिंग ना तो इनिशियल वेलोसिटी पता है और डिस्प्लेसमेंट में दोनों ही फॉर्मूले में वी स्क्वायर वाले में भी और एस वाले में भी दोनों में ही वी का इनिशियल वेलोसिटी की जरूरत पड़ रहा है। तो यहाँ हमने इसके करस्पॉन्डिंग नहीं ले सकते थे, इसलिए हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज किया कि जितना टाइम यहाँ एफ से बी लगेगा, सिमेट्री से यहाँ अगर दूसरा बी से जी जाएंगे तो सेम पॉइंट के अलोंग सेम रहता है ना, कि जितना इधर ऊपर जाएगा उतना ही टाइम नीचे जाने में भी लेगा। सिमेट्री होता है या नहीं होता? एग्जैक्टली सिमेट्री होता है। तो यहाँ सेम पॉइंट अपोजिट में लिया आते समय वाला पॉइंट, जो कि यहाँ बी पॉइंट से यहाँ तक आने में 0.5 ही लिया होगा। तो हमने सेक्शन वाइज देखा, यहाँ का डिस्टेंस प्लस बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस दोनों को ऐड कर दिया, टोटल डिस्टेंस आ गया। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए इसको पहले नोट करिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके लास्ट वाले पोर्शन के बारे में। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसके लास्ट 10th वाले पोर्शन के बारे में। अब देखिए यहाँ तक जितने सारे हम लोगों ने बात किया था, जो भी हम लोगों ने पार्ट यहाँ 9 डिस्कस कर चुके हैं, उसमें जितने सारे पॉसिबल हो सकता था ये मोशन ऑफ इक्वेशन से न्यूमेरिकल आने की, हर एक पॉसिबिलिटी को हम लोगों ने देख लिया है। यानी अभी तक जो भी आप लोगों ने सीखा है उतनी ही से आपको हर बार पूछा जाएगा क्वेश्चन। यानी हो सकता है क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जो आपका कैलकुलेशन करने का तरीका होगा वो हर एक क्वेश्चन में यही 9-10th जो पार्ट हम लोगों ने अभी देखा है इस एग्जाम्पल के थ्रू, उसी की हेल्प से कैलकुलेट करना है। यानी इसी को मैं सीधा लैंग्वेज में बोलूँ तो इक्वेशन ऑफ मोशन में जो भी कंसेप्ट होता है, जितने सारे डाउट्स होते हैं, जहां भी कंफ्यूजन होता है, जो मिस्टेक होने की चांसेस होते हैं, हर एक पॉइंट को हमने इस सिंगल एग्जांपल के हेल्प से देख चुके हैं। ये कहने के लिए सिंगल एग्जांपल है, लेकिन ये 10 क्वेश्चन था, समझ में आया, जो कि एक ही क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि इसके थ्रू हम लोग बहुत सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट के बारे में भी सीखा है, और हर एक पोर्शन को एक ही जगह किस तरह से हम लोग अलग अलग पॉइंट सेलेक्ट करके कैलकुलेट करेंगे, ये हर एक चीज को सेलेक्ट करना भी सीखा है। तो इसीलिए इस एग्जाम्पल को हमने एक ही वीडियो में रखा है, ताकि आपको हर एक पॉसिबल वे समझ में आ जाए एक सिंगल वीडियो के थ्रू। समझ में आया? तो आज का लेक्चर अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो ऐसा आप मान लीजिए कि आपको 90% रेक्टिलिनियर मोशन चैप्टर के बारे में बात कर रहा हूं मैं, 90% चैप्टर आपका क्लियर हो चुका है। क्योंकि ये आज की वीडियो में जो हम लोगों ने सीखा है और पिछले वीडियो में इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में जो सीखा है, यही जो है वही पूरा का पूरा मिलकर एक रेक्टिलिनियर मोशन चैप्टर बना दिया है, जो कि आने वाले रेक्टिलिनियर प्रोजेक्टाइल मोशन में भी ऐसे ही एग्जैक्टली सेम यूज होने वाला है। समझ में आया? तो आज का वीडियो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं 10th वाले पोर्शन के बारे में, जो कि बहुत ही आसान है। 10th में आपसे क्या बोला गया है, इसके लिए डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। जो डायग्राम बनाने की जरूरत होती है वो इक्वेशन ऑफ मोशन जो 3 पढ़ा था, v = u + at, v² = u² + 2as और s = ut + ½ it स्क्वायर, उसमें जरूरत पड़ता है। यहाँ पे सीधा बोला गया है क्या कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 3rd सेकेंड, और हम लोग बोलते हैं थर्ड है ना,
यानी केवल 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो केवल थर्ड सेकंड की अगर बात कर रहा है तो थर्ड सेकंड का मतलब क्या हुआ, nth वाला बात करेंगे ना, n की वैल्यू कितनी हो गई 3। कोई डाउट? इन 3 सेकंड होता तो s इज टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर लगाता, यानी 0 से 3 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। यहाँ पे बोल रहा है इन थर्ड सेकंड, इसका मतलब थर्ड सेकंड एक ही सेकंड की बात हो रही है कि थर्ड सेकंड में केवल 3 से लेके और यानी 2 से लेके 3 सेकंड, यानी 3 सेकंड जहां से स्टार्ट हुआ था वहां से जहां तक 3 सेकंड कंप्लीट हुआ होगा वहां तक कितना मोशन किया है। अगर डायग्राम से आप देखेंगे तो पार्टिकल ऐसा गया फिर वापस यहाँ पे आ गया। तो बताइए t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे यहाँ पे था और t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे पार्टिकल यहाँ पे था। तो थर्ड सेकंड कहाँ से कहाँ होगा, तो ये बताइए 3 सेकंड, t इज इक्वल टू 3 सेकंड ये हुआ, यानी थर्ड सेकंड की बात ये हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा। समझ में आया? इसी को हम लोग बोलेंगे थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, ऐसा कुछ। यानी 2 सेकंड के बाद 3 सेकंड का यहाँ से स्टार्ट हो चुका होगा, इसके बाद 3 सेकंड खत्म हो जाएगा, इसके बाद 4 सेकंड शुरुआत हुआ है ना, तो केवल 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, यानी 2 सेकंड से लेकर 3 सेकंड तक। तो जिस सेकंड का पूछा जाता है वो n की वैल्यू वही होती है। तो यहाँ पे nth वाला फॉर्मूला आप सीधा यूज करें बिना लेफ्ट राइट सोचे, है ना। तो a/2 इंटू 2n-1 यही फॉर्मूला होता है। अब चलिए यहाँ पे u की वैल्यू रखते हैं, तो u कितना होगा, जो इस पॉइंट पे फेंका गया था जो कि 20 मीटर पर सेकेंड था, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ है, ऊपर पॉजिटिव लिया था तो 20 प्लस, और एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ, और नीचे हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, नेगेटिव, इसलिए -10/2 इंटू 2 और n की वैल्यू कितना है 3 -1। आसान है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड सेकंड बोला जाए n की वैल्यू 3, फोर्थ सेकंड बोला जाए n की वैल्यू 4, फिफ्थ सेकंड बोला जाए n की वैल्यू 5। बस सिंपल आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो 20 माइनस, अब ये देखिए 5 टाइम्स कैंसिल, माइनस प्लस मिलके माइनस बनाया, 5 इंटू 3 इंटू 2 6 होगा और 6 - 1 5 हो जाएगा। यानी यहाँ से देखेंगे तो 20 - 25, यानी यहाँ से डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड की बात करेंगे तो -5 मीटर आ जाएगा। अब -5 मीटर का मतलब क्या होगा आप देख भी सकते हैं, 2 से लेकर 3 सेकंड जो भी नीचे आया होगा, कितना नीचे आया, और नीचे हमने क्या लिया था नेगेटिव, और इनिशियल पॉइंट से नीचे हुआ मतलब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, माइनस साइन दिखा रहा है कि आपने जिधर नेगेटिव लिया था उधर ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इसका मतलब नीचे नेगेटिव लिया था मतलब नीचे डिस्प्लेसमेंट हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए यहाँ हम लोगों ने 10 के 10 पार्ट को डिस्कस कर लिया है, और जैसा कि अभी हमने बोला है कि ये 10 पार्ट अगर आप समझ गए तो ऐसा मान के चलिए 90% आपका रेक्टिलिनियर तो क्लियर हो चुका है। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इतना जरूरत है कि हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम एग्जाम्पल ही अभी करने वाले हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम्पल ही है। आपको एग्जाम्पल समझ में आना चाहिए। एग्जाम्पल अगर आप समझ जाते हैं तो मैं बार बार जिस फीलिंग्स की बात करता हूँ ना, वो फीलिंग्स आपके अंदर आ जाता है कि एक्चुअल हम सोचते कैसे हैं। बस सोचने की आपके अंदर मुझे हैबिट डालना है। बस एक बार आप सोचने का आदत लग गया ना आपको, उसके बाद मैं कितना भी छुड़ाऊं छूटेगा नहीं। कहते हैं ना कि अगर जुआरी दोस्त या फिर कोई दोस्त ऐसा है जो नशा करता है, उसके साथ अगर रहिएगा तो आपको भी आदत लग जाता है। तो बस एक बार वो लगा देता है, बोलता चलो भाई पी के आते हैं ना, या फिर कुछ खेल के आते हैं। अगर मान लीजिए भट्टी पे ले गया, पहले दिन पिलाएगा, दूसरे दिन भी आपको वो पिलाएगा, लेकिन तीसरे दिन से अगर नहीं भी ले जाएगा ना, आप खुद ही चले जाएंगे। तो गंदी आदत भी कितनी आसानी से लगता है, तो अच्छी आदत तो लग ही सकता है, ऐसा मान के चलते हैं। समझ में आया? तो बिल्कुल हम इसी तरह, आप बस आपको हम ये चीज़ सिखाना चाह रहे हैं कि एक्चुअली आप सोचेंगे कैसे, क्योंकि पूरा फिजिक्स मैं आपको सिखाऊं ये मेरी बस की बात नहीं, वो किसी की भी बस की बात नहीं है जब तक आप खुद नहीं सीखेंगे। समझ में आया? यानी आप फिजिक्स खुद से जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आपको फील नहीं आएगा। बस मेरा काम है आपको थोड़ा सा उसमें हेल्प करना। भाई आपका हेल्प कर रहा हूँ, सिखा बिल्कुल भी नहीं रहा हूँ, बस थोड़ा सा हेल्प कर रहा हूँ कि आप सोचेंगे कैसे, कैसे आपको अप्रोच करना है क्वेश्चन को। सोचना तो आपका ही है, क्योंकि आपको एग्जाम में बैठना है, मैं तो नहीं बैठूंगा ना, तो सोचना आपको ही पड़ेगा। बस मैं थोड़ा सा भी हेल्प करूंगा जो मैं कर रहा हूँ। समझ में आया? तो आप इसी तरह से सोचने की आदत डालिए, किस तरह से, क्योंकि फिजिक्स बिना सोचे तो सोल्व नहीं कर सकते, प्रॉब्लम आएगा। तो अभी तक जो भी हम लोगों ने सीखा है उससे तो रेक्टिलिनियर बिल्कुल क्लियर हो ही जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ढेर सारा एग्जाम्पल फिर से लेने वाले हैं, जहां पे और भी तरीके का एग्जाम्पल किस तरह से पूछे जा सकते हैं, किस तरह से इक्वेशन लगाएंगे। अब देखिए किस तरह से लगाएंगे, वहां का जवाब आज के वीडियो में बिल्कुल मिल चुका है कि पॉइंट सेलेक्ट कैसे करते हैं, किस तरह से इक्वेशन का सिलेक्शन करते हैं, और किस तरह से साइन कन्वेंशन का यूज करते हुए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। समझ में आया? तो आज का लेक्चर तो इंपॉर्टेंट था ही, आज समझ में आ गया। बस हम प्रैक्टिस अब करेंगे, अब न्यू कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं सीखने वाले। हर एक वीडियो में अब हम प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो सीखना था वो सीख चुके हैं। आज ही के एग्जाम्पल में जो भी 10 एग्जाम्पल्स किए हैं एक ही एग्जाम्पल के थ्रू, उसमें समझ में आया? तो आप इसको अच्छे से एक बार दोबारा हर एक पार्ट को खुद से बिना सॉल्यूशन देखे सोल्व करें, जहां दिक्कत हो वहां केवल सॉल्यूशन करें, क्योंकि आज हम सोल्व किए हैं, आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया है। जाके उसको दोबारा सोल्व करें, तभी पता चलेगा आपको कि मुझे कितना समझ में आया है, कितना समझ में नहीं आया।
समझ में आया? तो जाके इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करें, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।